हाँ सर, आप पुष्पा के पीछे खड़े हो जाओ। हाँ, क्या नाम है आपका? है पवन? पवन जी ये बताओ, कॉपी ले लो। रैंक ब्रिज की डिलीवरी करवाने के लिए कौन सा मेन्यूवर यूज करते हैं? ऐसे मत बोलना पढ़ के नहीं आया हूँ, पहले बता रहा हूँ। पढ़ के तो आया ना? अच्छा, यहाँ किस लिए आए? आपको पता नहीं वो पूछेगा? आपके दिमाग में नहीं आया? वो तो पूछेगा। है कहाँ से हो आप? है महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में कहाँ से? ये डिस्ट्रिक्ट है? अच्छा, तो बताओ बताओ। ऐसे तो नहीं चलेगा। हम देखो आज तो या उस पार या इस पार। जब हम लोग थर्ड स्टेज ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं, उसमें अगर प्लेसेंटा सेपरेट हो जाए, एक्सपेल आउट नहीं हो, उसके लिए दो मैन्यूवर करते हैं। उस मैन्यूवर में एक में डाउनवर्ड बैकवर्ड प्रेशर लगाते हैं, एक में अपवर्ड बैकवर्ड प्रेशर लगाते हैं। जिसमें डाउनवर्ड बैकवर्ड प्रेशर लगाते हैं उस मैन्यूवर का नाम क्या? चुप रहो। जिसमें डाउनवर्ड बैकवर्ड प्रेशर लगाते हैं उस मैन्यूवर का नाम बंडल प्रेशर्स। और कंट्रोल कोल ट्रैक्शन का दूसरा नाम क्या? ये बताते ही आपके सात खून माफ। ये आंसर बताते ही मैथ्यू डंकन। तो सात खून का और सजा मिलेगी आपको। मैथ्यू डंकन अलग है ना? मैथ्यू डंकन तो अपने आप प्लेसेंटा सेपरेट होती है, जिसमें पेरिफेरल पहले होता है, सेंट्रल बाद में होता है। वो था। मैंने बोला कुछ तो टफ था इसलिए सात खून माफ किया, ऐसे तो कौन करता है? सर्च मैकेनिज्म जिसमें सेंट्रल पार्ट पहले सेपरेट हो जाता है वो होता है, ये भी गलत है। ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? बता दो आज क्या चाहते हो? किसके तलवार पे सर रख दूं? बताओ मुझे। पूछना अगर मना है तो हार सजा दे मुझे। बताओ, ऐसे नहीं चलेगा। सच में पढ़ के नहीं आते हो, जानबूझ के नहीं पढ़ते हो, पढ़ा हुआ बताना नहीं चाह रहे हो, क्या है मतलब? कोई ना कोई रीजन तो होगा। अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा तो भी बता दो, गाली मत देना प्लीज। क्यों? रीजन क्या? क्या कर रहे थे कल घर पे? हॉस्टल में रहते हो, रूम में? पर्सनल रूम? कितने जने हो? है? और जो आपके रूममेट है वो साथ में है? झूठ क्यों बोल रहे हो? पांच में से एक आधा तो आया है। एक आधा तो आया ही होगा। वो नर्सिंग के या किसी और डिपार्टमेंट के? नर्सिंग के मतलब बैच हो चुका उसका, कंप्लीट हो चुका, ऐसी बात है? सच में नहीं आया? इसका रूममेट कौन है? आयुष तो पिया नहीं है? हाँ, वो तैयारी कर रहा है उसकी आईजीसीआर की इंटरव्यू वगैरह। हाँ, तो वो तो पढ़ता होगा ना? तो फिर तुम क्या कर रहे थे? ऐसे क्यों? ऐसे तो मैं आज छोड़ दूंगा, यार बताना पड़ेगा क्यों नहीं पढ़ते। है? पक्का ना? माफ कर दो। आज छोड़ दिया आपको। सर आप खड़े जाओ, कॉर्नर वाले बीच में आ रहे हैं, क्या करूं? आप कहाँ से? आप भी महाराष्ट्र का? उसमें कहाँ से? अमरावती। हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, उससे पहले आती सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज के अंदर तीन फेज होते हैं और एक्टिव फेज के बारे में हम पढ़ रहे थे। एक्टिव फेज में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन बता दो बस। नाम क्या आपका? यस। ए चुप रहो। ड्यूरेशन कितना? श्योर? 45 to 60? हाँ 40 चलो मान लें। और 15 से 30 तो बहुत कम हो जाएगी, 2 से 3 तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। बीच वाला आप बता दो भाई। 15 से 30 तो किसमें थी? लेटेंट में। 2 से 3 मिनट फ्रीक्वेंसी किसमें थी? ट्रांजिशन में। तो बीच वाली कितनी? 3 से 5 मिनट। नहीं याद? नहीं याद ना? भूल गया। मल्टी ग्रेविटा में सर्वाइकल डायलेटेशन का स्पीड क्या रहेगा एक्टिव फेज में? सेंटीमीटर पर आवर, सही है। जब हम लोग एनएसटी पढ़ रहे थे, एनएसटी में नॉन रिएक्टिव रिजल्ट का मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग क्या है? नहीं, एनएसटी बोल दिया नॉन रिएक्टिव है, सीधा आपसे पूछ लिया एनएसटी इज नॉन रिएक्टिव, तो नॉन रिएक्टिव का मीनिंग क्या है? क्या है उसमें तब उसको नॉन रिएक्टिव बोलेंगे? क्या फाइंडिंग आई? नॉन रिएक्टिव की डेफिनेशन क्या है? ये कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ। रिएक्टिव का मतलब तो ओके, मतलब फीटस वेलबिंग है। नॉन रिएक्टिव की डेफिनेशन बताओ, या रिएक्टिव की डेफिनेशन बताओ, दोनों में से किसी एक की तो बताओगे ना? अपनी लैंग्वेज में बता दो, जरूरी नहीं है कॉपी वाली लैंग्वेज बोलो आप। अपने आराम से, घबराओ मत। मैं आपसे छोटा हूँ, देखो देखने में भी है, इतना डरो मत। यस, आपने तो अपयस कर दिया आज। है? रिएक्टिव का मतलब था 5 में से 2 रीडिंग में हार्ट रेट 15 बीट पर मिनट बढ़नी चाहिए, और नॉन रिएक्टिव का मतलब नहीं बढ़ रही है। 5 में से 2 रीडिंग में हार्ट रेट 15 बीट पर मिनट नहीं बढ़ रही है, उसको क्या बोलते हैं? और 20 से 40 मिनट, 5 रीडिंग में से किसी 2 रीडिंग में भी हार्ट रेट नहीं बढ़ रही है, कितनी नहीं बढ़ रही है? 15 बीट पर मिनट नहीं बढ़ रही है, उसको हम नॉन रिएक्टिव बोलेंगे। इतना ही तो बताना था, वो भी नहीं कर पाए। ऐसे कैसे? घर जाके पढ़ते हो हॉस्टल या रूम? हॉस्टल पढ़ते ही हो? सही, सच में पढ़ते हो? झूठ तो नहीं है? देख लेना फिर, देखते हैं, वापस पूछूंगा कल। एक यस पवन, बिना स्पेलिंग वाले नाम खड़े हुए हैं आज सारे। आप खड़े हो जाओ, आप बैठो यस। क्या नाम आपका? महेश, कहाँ से? एमपी? एमपी में रतलाम? बड़ी बड़ी जगह से हो सब। हम पढ़ रहे थे एनएसटी, नॉन रिएक्टिव टेस्ट। अगर नॉन रिएक्टिव टेस्ट जो एनएसटी है वो नॉन रिएक्टिव है, तो हम क्या करेंगे? सीएसटी करेंगे। और सीएसटी करते हैं, और उसमें अगर बाई चांस वेरिएबल डी एसिलेरेशन आ रहा है तो इसका मैनेजमेंट क्या है? चुप रहो रे। कौन सी? पहले नंबर पे कौन सी?
वो बाद में, सेकंड थर्ड को छोड़ो, प्रायोरिटी पहले सबसे पहले कौन सी आएगी, क्योंकि चेस्ट में लंबे समय तक पेशेंट को थोड़ी रख सकते हैं, जिसमें लेग अप हो, हेड नीचे, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेंडलिन बर्ज, ट्रेंडलिन बर्ज बोलते हैं। अच्छा, जब हम दे रहे हैं ट्रेंडलिन बर्ज क्यों दे रहे हैं, पर्पज क्या था देने का, कोड कंप्रेशन हो रहा था, वेरिएबल डीएसएलेशन का मतलब कोड कंप्रेशन, ट्रेंडलिन बर्ज देने से क्या कोड कंप्रेशन कम हो जाएगा, होगा ना, पीटर्स का पार्ट कोड को कंप्रेस कर रहा था, मदर के लेग अप हो गए, इसका मतलब प्रेशर ऊपर की तरफ आएगा, तो पेल्विस की साइड से प्रेशर कम हो गया, तो कोड से प्रेशर रिलीव हो गया, इसलिए थोड़ा आराम आ सकता है, फीटस को ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो सकती है। हम पढ़ रहे थे नक्कल ट्रांसलूसेंसी टेस्ट, पढ़ रहे थे, ये कौन से वीक पे किया जाता है, कौन सी डिजीज के लिए किया जाता है, कौन पूछा रहे तुम्हें, पूछा किसने, पंचायती करे बोल रहे हैं, मुंह नीचे करके बेवकूफ कहेंगे, ऐसे ही किसी ने पूछा ही नहीं, अपने आप ही बता रहे, 11 से 14 वीक पे करते हैं, कौन से मोस्ट कॉमन, कौन से एबनॉर्मलिटी का पता करने के लिए, उसमें भी कौन सा अगर पूछ ले तो, कौन से हार्मोनल मतलब कौन से क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के स्क्रीनिंग के 21, दैट्स कॉल्ड डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम के लिए किया जाता है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड की जो थिकनेस होती है वो मोर देन 3 mm, मोर देन 3 mm हो जाती है, याद है, पढ़ के आओगे कल, हाँ आज पे, ठीक है, बेचारे 3 लड़कों से ही पूछा, ये ऐसे ही लड़की अपने आप को स्मार्ट समझ रही इनको बैंड, हाँ मैम आप खड़े हो जाओ, हम लोग पढ़ रहे थे अमीनो सिंथेसिस, अमीनो सिंथेसिस में किसी को हमने डायग्नोसिस देखा, उसका सैंपल लिया और डॉक्टर ने बोला उसको डाउन सिंड्रोम है, सस्पेक्टेड केस ऑफ डाउन सिंड्रोम, तो क्वाड्रिपल रिजल्ट में क्या फाइंडिंग देखने को मिलेगी, क्वाड्रिपल रिजल्ट डाउन सिंड्रोम अकॉर्डिंग टू सैंपल, इनहिबिन क्या होगा, वो क्या होगा मतलब इनहिबिन इंक्रीज या डिक्रीज, डाउन सिंड्रोम पूछ रहा हूँ, डाउन सिंड्रोम इनहिबिन डिक्रीज, और एससीजी डिक्रीज होगा, कौन कौन, इनहिबिन इंक्रीज, और बाकी दो का नाम बताओ, फिर वो उसका रिजल्ट बताओ, चुप रहो, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और एक और नाम बताओ पहले उसका, अनकंजुगेटेड एस्ट्राडियोल क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब पहले दो डिक्रीज होंगे, बाकी दूसरे दो इंक्रीज होंगे। अर्ली अमीनो सिंथेसिस कब करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो करते ही नहीं है, अर्ली अमीनो सिंथेसिस कब करते हैं, रीजन बताया था आपको कि उस टाइम अल्फा बीटा पीक पे होता है, कौन सा वीक था 13, तो 12 टू 14 वीक इसकी रेंज है, ये याद नहीं आपको, स्कॉटम का होमोलोगस कौन सा पार्ट होता है फीमेल में, देखता हूं पुराना रिवीजन कितना है, लेबियो स्कॉटल स्वेलिंग, दैट्स कॉल्ड लेबिया मेजोरा, लेबिया याद नहीं था, हाँ मैम आप खड़े हो जाओ, देखिए 50-50 पूछेंगे अपन तो, बुक लाओ इधर, आपकी है नोट्स बनाए हुए, प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रुक्सियो प्लेसेंटा में क्या डिफरेंस, सर ये तो पढ़ा ही नहीं आपने, लेकिन पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत बता रखा है, दोनों सेम ही है, अलग है, चुप रहो, डिफरेंस बिटवीन प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रुक्सियो प्लेसेंटा, जोर से बोलना है, तो इतना धीरे बोलते हो, है तो जोर से बोलो, मैं नीचे 3 नंबर स्टूडियो में क्लास लेता हूँ, और बीच में ये फोम ही लगे होते हैं, साइड कॉर्नर से खुला ही है, इतनी जोर जोर से आवाज आती है, लड़कियां जोर जोर से हंसती है, तालियां बजाती है, इस रूम में, इस जिस रूम में जो भी है पता नहीं कौन रहती है, इतनी जोर जोर से, अब क्लास में खड़ी करो तो धीरे बोलती है, खुद के आपके खुद के लिप्स को आपकी आवाज नहीं आ रही, तो हमारे तक तो क्या ही पहुंचेगी कानों तक, क्या प्लेसेंटा प्रीविया में प्रेजेंटिंग पार्ट प्लेसेंटा होता है, चलो आधी बात सही है, नो सर चलो सही करो, सही करो, सही करो, अम्बिलिकल कॉर्ड होता है प्रेजेंटिंग पार्ट, और करो सही, प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब होता है लो, इन फ्रंट ऑफ, प्रीविया का मतलब क्या होता है इन फ्रंट ऑफ, तो बीटे से पहले प्लेसेंटा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं ना, तो प्लेसेंटा प्रीविया है कि यूट्रस के लोअर पार्ट में जब प्लेसेंटा इंप्लांट हो जाए, क्या प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा डिटेच है या सही सही इंप्लांटेड है, पहले बताओ, इंप्लांटेड है या अभी तक डिटेच हो गया, इंप्लांटेड है या डिटेच हो गया, ऑलरेडी इंप्लांटेड है, प्लेसेंटा प्रीविया प्रॉब्लम तो है ड्यूरिंग इंप्लांटेशन की, लेकिन दिक्कत होती है 28 वीक के बाद, प्लेसेंटा प्रीविया 4 टाइप का होता है, एब्रुक्सियो प्लेसेंटा क्या होता है, एब्रुक्सियो का मतलब होता है एक्सीडेंट, एब्रुक्सियो का मतलब क्या होता है एक्सीडेंट, प्लेसेंटा का मतलब है प्लेसेंटा का एक्सीडेंट हो गया, इसका मतलब प्लेसेंटा 28 वीक के बाद कभी भी डिटेच हो जाना, लेकिन लेबर से पहले, उसको बोलते हैं प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, ये दोनों एपीएच के मोस्ट कॉमन कॉज है, किसके एपीएच के, इसमें भी मेन पूछ रहे तो एब्रुक्सियो आता है, उसका रीजन है कुछ, हाँ एब्रुक्सियो प्लेसेंटा ज्यादा जानलेवा है या प्लेसेंटा प्रीविया ज्यादा जानलेवा है, एब्रुक्सियो प्लेसेंटा कौन सा ज्यादा जानलेवा है, लाइफ थ्रेटनिंग कौन सा दोनों, एब्रुक्सियो प्लेसेंटा में मां और बेबी दोनों की जान जा सकती है, प्लेसेंटा प्रीविया में जरूरी नहीं है कि जाए, नहीं याद है कुछ भी, अब ये बताओ मेरे को, जब हम पढ़ रहे थे फीटल सर्कुलेशन, फीटल सर्कुलेशन में हम लोग पढ़ रहे थे डक्टस वेनोसस, डक्टस वेनोसस के दौरान हमने पढ़ा था अम्बिलिकल वेन भी, जब अम्बिलिकल वेन क्लोज हो जाती है तो उसके रेमिनेंट को क्या बोलते हैं, चुप रहो, नॉन सेट ऐसे तो पूछता है, जो पूछनी बात होती है वो धीरे से पूछता है, पहले घुमाता है इधर उधर आपको, हमने फीटल सर्कुलेशन पढ़ा, उसमें डक्टस वेनोसस पढ़ा, और हमने अम्बिलिकल वेन भी पढ़ा, अम्बिलिकल वेन के रेमिनेंट को क्या बोलते हैं, मेरा क्वेश्चन ये है, वेन का रेमिनेंट हमेशा टेरस होगा, क्या होगा, टेरस, मतलब लिगामेंटम टेरस, लिगामेंटम याद ही नहीं आपको, ऐसे कैसे, और इसलिए कोई ये मत सोच रहा मैं तो सब जवाब दे दूंगी, मेरे को जब फंसाना होगा ना तो मैं फंसा दूंगा, कितना जोर लगा लो तुम, हाँ मैम
आप खड़े हो जाओ। जब हम लोग फीटल सर्कुलेशन पढ़ रहे थे, फीटल सर्कुलेशन में हमने एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट पढ़ा था। क्या होता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, पहले तो ये बताना। हाँ, पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के बीच का कनेक्शन को एएसडी बोलते हैं। तो फिर डक्टस आर्टेरियोसस किसको बोलते हैं? ये डक्टस आर्टेरियोसस किसको बोलते हैं? डक्टस आर्टेरियोसस किसको बोलते हैं बताना। कनेक्शन को डक्टस आर्टेरियोसस, दोनों गलत हो गया, उल्टे हो गया आपके। इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट नॉलेज। ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट नॉलेज, इधर वाला उधर चिपका दिया, उधर वाला इधर चिपका दिया, जैसे होता है ना ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज, ये हो गया ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट नॉलेज। नॉलेज ग्रेट है लेकिन उल्टा कर दिया। डक्टस का मतलब होता है ट्यूब, आर्टेरियोसस का मतलब होता है बिटवीन टू आर्टरी, बिटवीन टू आर्टरी। तो दोनों आर्टरी के बीच में कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस, और दोनों एट्रियम के बीच में कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं एएसडी। समझ भाई? एएसडी जन्म के पहले बोलते हैं जन्म के बाद, बाद या पहले? तो इसी को पहले क्या बोलते हैं? चुप रहे, इसको फोसावेलिस बोलते हैं या फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल या फोसावेलिस? तो फोरामेन ओवल में और फोसावेलिस में क्या डिफरेंस है? चुप रहो, क्या डिफरेंस? फोरामेन ओवल जन्म से पहले दोनों एट्रियम के बीच में हॉल को बोलते हैं, ठीक है। ये बंद हो जाए तो इसका जो रेमिनेंट बच जाता है, स्कार बच जाता है, उसको फोसावेलिस बोलते हैं। समझ आया? फोरामेन ओवल क्या है? दोनों के बीच में ओपनिंग, एट्रियम के बीच की ओपनिंग को फोरामेन। जन्म के बाद में बंद हो गया, निशान को क्या बोलेंगे? फोसावेलिस। अगर ये फोरामेन ओवल बंद नहीं हुआ तो निशान नहीं होगा, खुला ही रह जाएगा, तो उसको एएसडी बोलते हैं। समझ में आ गई दोनों बातें? पढ़ना है, नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, बैठो, देखो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कोई बात नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ जब तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे, मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। ज्यादा गुस्सा भी करके क्या कर लूंगा? ज्यादा हाइपरटेंशन होगा, वैजो कंस्ट्रिक्शन होगा, माइंड में प्रेशर होगा, थोड़ी देर बाद गुस्सा आएगा, आखिर में बोलूंगा क्या करना, ये खुद ही नहीं टेंशन ले रहा, मैं क्यों? फिर मैं ज्यादा लोड नहीं लेता। भाई तुम पढ़ो तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ो तो और भी अच्छी बात। और क्या कर सकते हैं? अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन गुस्सा आके करो क्या? क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक किया था। अब हम जब लोग इस लेबर करवाते हैं तो कई बार क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं शोल्डर डिस्ट्रोसिया। क्या बोलते हैं? कौन सा डिस्ट्रोसिया? कौन सा डिस्ट्रोसिया? रुक गया। डिस्ट्रोसिया, एक्चुअली डिस्ट्रोसिया क्या था? प्रॉब्लम इन द लेबर। तो हेड की तो डिलीवरी हो गई, ये रुक गया, ऐसा रुक गया। कौन सा डिस्ट्रोसिया? शोल्डर का मतलब होता है, शोल्डर डिस्ट्रोसिया का मतलब होता है रुक गया। डिस्ट्रोसिया, एक्चुअली डिस्ट्रोसिया क्या था? प्रॉब्लम इन द लेबर। तो हेड की तो डिलीवरी हो गई, ये रुक गया। ऐसा बहुत कम होता है कि हेड तो डिलीवर हो जाए और ये रुक जाए, आधा बेबी बाहर आके रुक जाए। शोल्डर डिस्ट्रोसिया की डेफिनेशन ये है, क्या है? अरे डेफिनेशन क्या है शोल्डर डिस्ट्रोसिया की? बता तो दो, बता तो दो। यस, हेड की डिलीवरी हो गई सुबह, शाम तक शोल्डर की डिलीवरी नहीं हुई तो उसको शोल्डर डिस्ट्रोसिया बोलेंगे, ऐसा है? तो क्या डेफिनेशन? हेड की डिलीवरी के 60 सेकंड के अंदर अंदर शोल्डर की डिलीवरी हो जाए। वैसे तो कंटिन्यू हो जाती है, मैक्सिमम कितने सेकंड में हो जानी चाहिए? 60। हेड की डिलीवरी के 60 सेकंड बाद भी शोल्डर डिलीवर नहीं हो पा रहा है, उसको बोलते हैं शोल्डर डिस्ट्रोसिया। समझ में आई बात? हेड की डिलीवरी के कितने सेकंड बाद तक? 60 सेकंड बाद तक शोल्डर डिलीवर नहीं होना, तो अब हेड की डिलीवरी तो हो चुकी है, तो अब क्या सिजेरियन सेक्शन तो करने से रहे, तो फिर अब क्या करते हैं? अब हम करते हैं उसके लिए एक मैन्यूअर। मैन्यूअर का मतलब विदाउट किसी मशीन के, तो हमें क्या करते हैं? शोल्डर को बाहर निकालना है, तो हम सिंपाइसिस प्यूबिस के ऊपर साइड में खड़े होकर जो नर्स जो डॉक्टर होता है वो प्रेशर डालता है सिंपाइसिस प्यूबिस के ऊपर, क्या पता शोल्डर बाहर आ जाए अचानक से, उसको बोलते हैं मैक्रोबार्ट मैन्यूअर। कौन सा मैन्यूअर? मैक एक और मैन्यूअर भी होता है, लेकिन वो मोस्ट कॉमनली यूज नहीं होता, ये होता है मैक्रोबार्ट मैन्यूअर। तो शोल्डर डिस्ट्रोसिया का मतलब ये है कि अकेला इंसान तो कुछ नहीं कर सकता, हेल्प तो चाहिए चाहिए। दिस इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग फॉर द हेल्प एंड ऑब्स्टेट्रिशियंस फॉर द एनेस्थीसिया एंड द पीडियाट्रिक फॉर सब्सिक्वेंट रिससिटेशन, क्योंकि बच्चे को भी तो डिस्ट्रेस हो सकता है, उस समय नियोनेटोलॉजिस्ट भी चाहिए, तुरंत बेड साइड डिलीवर होते ही बच्चे के। पीडियाट्रिक्स मतलब नियोनेटोलॉजिस्ट हो गया, और भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, मरीज को एनेस्थीसिया भी देना पड़ जाए। लेग हाइपरफ्लेक्शन मैक्रोबार्ट मैन्यूअर में क्या करते हैं? लिथोटोमी पोजीशन देखा ना, उस तरह से लेग को हाइपरफ्लेक्शन करते हैं ऐसे। एंटीरियर शोल्डर डिसइंपेक्शन प्रेशर देते हैं एंटीरियर शोल्डर के ऊपर, मतलब सिंपाइसिस प्यूबिस के ऊपर प्रेशर देते हैं। फिर रूबिन मैन्यूअर भी करते हैं। फिर मैनुअल डिलीवरी पोस्टीरियर आर्म, पोस्टीरियर आर्म की मैनुअल डिलीवरी करवानी पड़ती है। इससे भी नहीं होता, कई बार एपिजियोटोमी भी करना पड़ सकता है, और रोल ओवर इन ऑल फोर्स, कई बार 4 अलग अलग पोजीशन भी करनी पड़ सकती है, वो सब बताएंगे। 4 पोजीशन में भी डिलीवरी करवानी पड़ सकती है। तो मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है वो होता है मैक्रोबार्ट मैन्यूअर। ये लिखो देखा। एपिजियोटोमी का दूसरा नाम क्या होता है? एपिजियोटोमी का दूसरा नाम क्या है? बताओ देखा। अदर नेम ऑफ एपिजियोटोमी। हाँ हाँ। गलत हो गया, मत बोलो ज्यादा, तुम्हारे ऊपर लोग हंस रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इनको सही प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा, पता नहीं मेरे कैसे आवाज आई कि ये क्या लेसिलेशन कर रहा है। बताओ देखे। अरे एपिजियोटोमी का दूसरा नाम पेरिनियोटोमी होता है। क्या होता है? पेरिनियोटोमी। कौन सी लेबर की स्टेज में किया जाता है? क्राउनिंग के टाइम।
ऐसे नहीं कि सेकंड स्टेज स्टार्ट होने वाली है पहले से ही करके रखते हैं, ऐसा नहीं होता। जब हेड दिखने लग जाए, वर्बल आउटलेट को स्ट्रेच करने लग जाए, उस टाइम करते हैं एक्सप्लोसिव स्टेज ऑफ द सेकंड स्टेज। हेलो, क्या हुआ सर? बैग का पता नहीं, मिस हो गया, मतलब मिसमैच हो गया। बैग तो सेम ही है सबका, जेएनसी नाम है, पता है मुझे। अच्छा, पता नहीं चला ना? कल तक पता चलता, घर जाके रख देते, वो वैसे ही उठा के ले आते हैं, पता ही नहीं चलता हमें। इनको पता रहता क्योंकि पढ़ते होंगे ना। भाई हमारे साथ ऐसे ही होता था, बैग कई बार गलती से चला जाता, तो अगले दिन वो खोल देके आप मेरा बैग ले गए। मैंने तो घर जाके देखा नहीं, मुझे पता नहीं, देख लो। ऐसा हो सकता है क्योंकि सबके बैग एक जैसे तो है। है? क्या हुआ? नहीं, जोर से बोलो, मेरे समझ नहीं आ रहा। वो तो मैं क्यों बताऊं, क्या फायदा? बस पता नहीं, इसका कोई फायदा है नहीं अब। जहां से कि वहां पे लोग आज भी याद करते हैं। हाँ सच में, जहाँ पे कि वहां के तो टीचर अपने आज भी फैन है, भयंकर। बाई चांस जोधपुर आ जाए तो मिलने जरूर आते हैं। आगे बढ़े। आगे बढ़े ना। ये है मैक्रोबर्ट मैन्यूअल। कौन सा मैन्यूअल? सिर्फ इमेज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इमेज ओनली। इसके ऊपर प्रेशर लगेगा, उसकी वजह से एंटीरियर शोल्डर की क्या पता डिलीवरी हो जाए। देन ये लिख ली दो लाइनें। ये लिखना है ना, सुप्राप्यूबिक प्रेशर्स अप्लाइड टू पीटल एंटीरियर शोल्डर, ये दो बातें तो लिखनी है ना। इमेज टाइम मतलब इमेज नहीं बनाना है, दो बातें लिखनी है। इमेज रहने दो, तुम ये लिखो बस, ये दो बातें लिखो। आए बड़े इमेज बनाने वाले। तुम लिखो इसको, बस इतना काम कर लो। आगे बढ़ो, इतना टाइम नहीं है भाई। तो दो क्लासेस का, अच्छा आपको पता है आज तो मतलब दिल खुश हो गया है, ऐसे लग रहा है वाह क्या बात है। किसका? मेरे को तो क्या ही है, तो कहीं ऑनलाइन पढ़ाओ ऑफलाइन पढ़ाओ, बस पढ़ाना। ऑनलाइन है, सिलेबस मुझे करवाना, मेरा सिलेबस है मुझे पूरा करवाना, और कौन करेगा? है सीएचएन जैसा मेरे को बोरिंग सब्जेक्ट भी पढ़ाना पड़ रहा है। और सोचो ऑफलाइन में तो मैं सीएचएन को चलो एंटरटेनिंग बढ़ा देता हूँ, बातें कर करके ऐसे कम्युनिटी में आशा को लाके, आंगनवाड़ी को लाके, जैसे तैसे मस्त। ऑनलाइन में किसको लाए? ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते, लोग इतने गंदे हैं। 5 मिनट में कोई बात बोलते हैं, 20 सेकंड का काट के लोगों को बता देते हैं देखो कैसे बोल रहा है। ऑनलाइन में तो बहुत दिक्कत है, छोटा सा क्लिप उसका आधा मीनिंग निकाल के, पूरी बात तो सुनेंगे नहीं, आधी मीनिंग कुछ और ही निकालते फिर। तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है इसलिए मैं ज्यादा मजा करना छोड़ दिया। मैंने कहा लोग फालतू गलत मतलब निकालते हैं, कैंसिल। एक होता है रूबिन मैन्युअल, पोस्टीरियर प्रेशर टू द एंटीरियर शोल्डर व्हिच वुड ब्रिंग टू फीटस इन ऑब्लिक पोजीशन विद हेड समवॉट टुवर्ड्स द वेजिनल, इसको बोलते हैं रूबिन मैन्युअल। कौन सा मैन्युअल? ये दिख रहा है आपको, ये रूबिन मैन्युअल है। तो पहले लिखो देखो, रूबिन टेस्ट किसमें करते हैं? फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी चेक करने के लिए, ट्यूब पेटेंट है कि नहीं उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एक सवाल पूछूं जो किसी को नहीं आता, पूछूं? पूछूं? रूबिन क्राइटेरिया कौन सी डिजीज में यूज किया जाता है? एक आता है, ये तो पता है आपको, ये तो बता बता के मैं थक गया। फ्रेंसन क्राइटेरिया, ड्यू क्राइटेरिया सबको पता है, सबको पुराना होगा, 2015 से आ रहा। जॉन्स क्राइटेरिया 2010 से आ रहा, ये तो पुराने हो गए। ये 2022-23 से स्टार्ट हुआ, हमें बताने के अगले साल से। कोई भी क्वेश्चन नया आता है ना, हमें बताने के बाद आता है, ये रूल है। सच में रूल है ये अभी तक आया नहीं है, देख लेना। सच में, जब क्यूबिक पढ़ाई तो हमने बोला कभी भी क्यूबिक में से क्वेश्चन आया तो ये पूछेंगे मोस्ट कॉमन टेक्निक कौन सी है, पोमराय टेक्निक, वो आएगा। और नॉट सेट में आया था, इमेज आया था 100% आया था। तो अब मतलब पहले वो हमसे पूछते हैं, देते हैं, आपने पढ़ा दिया, मैंने कहा यस डन। जेंस रेंसन क्राइटेरिया पेनक्लियोटाइटिस में यूज होता है, किसमें? जो क्राइटेरिया इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में यूज होता है, कौन सी एंडोकार्डाइटिस में? इन्फेक्टिव नॉट वायरल, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में यूज होता है। जॉन्स क्राइटेरिया रोमेटिक फीवर में यूज होता है, कौन से फीवर में? रूबिन क्राइटेरिया बताओ, अभी तक आया नहीं है। एक आता है स्पील्डबर्ग टेस्ट, तुम बोलो सर ये क्या पढ़ा रहे हो, स्पील्डबर्ग टेस्ट, ये कौन सी बीमारी में यूज होता है?
ऐसे मत सोचना नाम नहीं सुना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है और हमारा ओबीसी में कहीं कहीं आ जाएगा, दोनों दोनों आ जाएगा पक्का। और अगर कोई पुराने कैंडिडेट है तो उसको पढ़ा रखा है, अब याद तुम्हें नहीं होता वो मेरी दिक्कत नहीं है, पुराने कैंडिडेटों को पढ़ा रखा है, स्पेलबर्ग टेस्ट और रूबिन क्राइटेरिया। नहीं याद आ रहा किसी को? ओके कोई बात नहीं, जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज, 7-8 दिन आ जाएगा अपने आप। एबनॉर्मल ओबीसी आएगी, उसमें स्टार्टिंग में डिजीज आएगी, उसमें आ जाएगा। अब कोई गूगल पे सर्च करके बोल रहा है, ये लिख लिया रूबिन? रोमेटिक फीवर का कॉज क्या है? डाउन सिंड्रोम। रोमेटिक फीवर का कॉज, रोमेटिक फीवर का कॉज, रोमेटिक फीवर का कॉज नाम याद नहीं, तुम जीए जीए कर रहे हो। स्टेफाइलोकोकाई या स्ट्रेप्टोकोकाई? स्ट्रेप्टोकोकाई या स्टेफाइलोकोकाई? जीएबीएस बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? ये बेटा दो, बेटा दो, बेटा दो। अब सुनना, पूरी बात सुनना, ये बात लिखेंगे साइड में छत पे वो चीजें लिखो। कौन सा बैक्टीरिया? पूरा नाम क्या है? ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक, मतलब इसमें हीमोलाइसिस होता है। स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टो, हाँ कोकाई या कोकस एक ही बात, कोकाई मतलब बहुत ज्यादा, कोकस मतलब एक। अच्छा, बैक्टीरिया का सिंगुलर क्या है? जैसे होता है एक होता है तो लड़का, बहुत सारे होते तो लड़के, एक होती है तो लड़की, बहुत सारे तो लड़कियां। तो बैक्टीरिया प्लूरल वर्ड है कि सिंगुलर है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्लूरल है कि सिंगुलर? आपने माइक्रोबायोलॉजी कभी बीएससी में पढ़ी होगी तो जरूर पढ़ा होगा। बैक्टीरिया इज ए प्लूरल और सिंगुलर? बैक्टीरिया इज ए प्लूरल वर्ड, व्हाट इज सिंगुलर? क्या? ए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ये बोला बैक्टीरिया, और कोई? प्लूरल इज बैक्टीरियम, बैक्टीरियम, और बैक्टीरिया इज प्लूरल, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है, इसका शेप कैसा होता है? राउंड होता है, ओवल शेप। कैसा होता है? ओवल शेप। स्टेफाइलोकोकाई का भी कैसा होता है? दोनों एक ही होते हैं, लेकिन स्टेफाइलोकोकाई कंटिन्यू स्ट्रक्चर में नहीं रहते। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ऐसा रहता है, चेन जैसा होता है। कैसा होता है? स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया का अरेंजमेंट क्वेश्चन पूछते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई का अरेंजमेंट बताओ, चेन लाइक। स्ट्रेप्टोकोकाई का अरेंजमेंट चेन लाइक, और स्टेफाइलोकोकाई ये बैक्टीरिया को अलग करो, क्यों होते हैं तो सब सेम ही है, अलग करो फिर इनको अंगूर के गुच्छे जैसे, क्लस्टर ऑफ द ग्रेप्स ऐसे कर दो। तो स्टेफाइलोकोकाई होता है ना, वो ग्रेप्स के क्लस्टर जैसे अरेंज रहता है, समझे क्या? ये हो गया आपका कौन सा? स्टेफाइलोकोकस, और ये होगा स्ट्रेप्टोकोकाई। एक पेशेंट है रोमेटिक फीवर का है, कौन सा है? वो आपके पास हॉस्पिटल में आया है, आप उसको हिस्ट्री में क्या पूछोगे? आप सिर्फ ये पहला ये पूछोगे, तुम्हारा पिछले 2-4 वीक में कभी गला खराब हुआ था क्या, सॉर थ्रोट हुआ था क्या? समझ में आई बात? अब मेरा ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, जीएबीएस बैक्टीरिया है वो और कौन कौन सी बीमारियां करता है? एक तो आपने बता दिया रोमेटिक फीवर, क्या बताया? मतलब रोमेटिक फीवर से क्या हो सकता है? रोमेटिक हार्ट, कौन सी डिजीज? रोमेटिक हार्ट डिजीज में कौन सा वाल्व सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है? माइट्रल स्टेनोसिस, कौन सा? और इसमें हार्ट में कौन सी बॉडी बनती है? कौन सी बॉडी? हार्ट में एक बॉडी बन जाती है, स्कॉप बॉडीज है ना, हार्ट में बनती है, ठीक है। और कौन सा वाल्व खराब होता है? माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस, रोमेटिक फीवर। दूसरा आपने कौन सा बताया? जीएबीएस बैक्टीरिया कौन सी बीमारी करता है? ये तो हो गया रोमेटिक हार्ट डिजीज से रोमेटिक आर्थराइटिस पे हो सकता है, छोड़ो। और एपिग्लोटाइटिस को साइड में रखो, अभी फिलहाल इंपोर्टेंट प्रायोरिटी में, वो किसी से भी हो सकता है। और अरे गला खराब वाला बोलो ना, फेरेंजाइटिस बोलते तो हो नहीं, किसको बोलते हैं? स्ट्रेप थ्रोट। क्या बोलते हैं? स्ट्रेप थ्रोट, मतलब स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से गला खराब हो जाना, स्ट्रेप थ्रोट्स। और अरे एक नहीं है, 5-7 चीजें तुम्हें याद ही नहीं आ रहा बेवकूफो। इम्पेटिगो, स्किन डिसऑर्डर, नाक और मुंह के चारों तरफ हनीकॉम्ब जैसा कष्ट बन जाता है, बच्चों में फोटो देखा होगा आपने, अराउंड द माउथ एंड नोज हनीकॉम्ब अपीयरेंस, उसको बोलते हैं इम्पेटिगो। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, इम्पेटिगो का कॉज बताओ। जीएबीएस बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया? सेम एक ही बैक्टीरिया, डिजीज बताएंगे 7-8, 3 हो गए, 4, मतलब होता किसी से भी मोस्ट कॉमन याद रखना है ना अपने को, प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी। नंबर 4, क्या नेफ्रोटिक सिंड्रोम? नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कॉज जीएबीएस बैक्टीरिया नहीं है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। दोनों में साइन सिम्टम ऑलमोस्ट सेम है, बट नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कॉज ये नहीं है, वो सिम्प्टोमिक डिजीज है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आइटिस लग गया, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन है। ग्लोमेरुलस का, नेफ्रॉन की ग्लोमेरुलस का इन्फ्लेमेशन हो जाना जीएबीएस बैक्टीरिया की वजह से होता है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। कौन सा? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में यूरिन कैसा आता है? कोका कोला, इसमें इमेचुरिया होता है,
नेफ्रोटिक सिंड्रोम में इमेचूरिया हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में इमेचूरिया इसके कंपैरिजन में कम होता है, ये क्लासिकल चेंजेज है। अगर आ जाए कोका कोला यूरिन और इमेचूरिया दोनों क्लासिकल कौन सी बीमारी के साइन है आपको ये करना पड़ेगा, और मैसिव प्रोटीन यूरिया पूछ ले तो आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम करना पड़ेगा। समझ आई ना बात? तो ग्लोमेर और बताओ। स्कारलेट फीवर, स्कारलेट 5 नंबर कौन सा फीवर? स्कारलेट फीवर। इसमें कौन सी टंग कैसी हो जाती है? स्ट्रॉबेरी टंग। कौन सी टंग? बिकॉज ऑफ मल्टीपल हेमरेजिक स्पॉट ऑन द टंग। इसमें कौन सा टेस्ट करते हैं? डिक टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं इसमें? 5 हो गए, 6 और बताओ। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का कॉज भी तो जीएबीएस बैक्टीरिया होता है। स्टेफाइलोकोकस भी होता है, जीएबीएस बैक्टीरिया भी तो होता है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का कॉज भी होता है। और कोई बताना चाहोगे? कुछ बाकी रहा? अब तो कुछ भी हो सकता है सब। मेन कॉज यही है। निमोनिया का सिर्फ मोस्ट कॉमन कॉज ये नहीं है ना जीएबीएस। बच्चों में हो सकता है, प्रीमेच्योर बेबी में होता है, लेकिन एडल्ट में तो नहीं है जीएबीएस बैक्टीरिया। मोस्ट कॉमन नहीं है ना निमोनिया, तो इससे किसी से भी हो सकता है। स्ट्रेप थ्रोट हुआ, अंदर चला गया तो निमोनिया हो गया। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से मिटा दे, लिखना पड़ेगा। इतना क्यों लिखना पड़ेगा? ये तो चीज एक्स्ट्रा वाली है। एक्स्ट्रा सिर्फ फिनिश। आगे बढ़े। डन। एक ऐसा कैसा डिसऑर्डर होती है तो है किडनी की ग्लोमेरुलस का इन्फ्लेमेशन। एक होता है रीनल, किडनी के पेल्विस का इन्फ्लेमेशन। किडनी का रेट्रोपेरिटोनियल, उसके पेल्विस का इन्फ्लेमेशन, उसको बोलते हैं पाइलो नेफ्राइटिस। पाइलो मतलब पेल्विस, किसका पेल्विस? किडनी का। ये पेल्विस नहीं, किडनी का पेल्विस होता है, अंदर क्यूब शेप के, पिरामिड शेप के जो होते हैं। पेल्विस का किसका? किडनी के पेल्विस का। और किडनी का होती है फ्लैंक रीजन में, और कहां पर? जहां रिब्स खत्म होती है वहां पर पेल्विस होता है। तो पाइलोनेफ्राइटिस का मोस्ट कॉमन साइन है कॉस्टोवर्टिबल एंगल टेंडरनेस। यहां पर टेंडरनेस होती है। कॉस्टोवर्टिबल एंगल, जहां पेल्विस होता है वहीं टेंडरनेस होगी, सीधी सी बात है। चलो मिटा दे, अब तो मिटा दूं। अब ये हो गया मेन्यू। एक और इसका नाम है, सिर्फ लिखना है ये। हाँ तो सॉरी सॉरी बाबा, जल्दी लिखो। इसके पीछे क्या है ये लिख दिया था बेवकूफ। रूबिन फर्स्ट और रूबिन सेकंड दो होते हैं। अब इंडिया के नाम से कोई है ही नहीं। रूबिन, रूबिन मेरे को लगता ही नहीं इंडिया का नाम है। ऐसा कभी नाम सुना आपने? सारदान, यशोदाक, सुनीताक, अनीताक, हेमाक है? हाँ ऐसा नाम जैसे नाम सुना कभी आपने? होता ही नहीं है ये, मतलब ये बार बार ही होता है ऐसे। वो विद्यासागर वो इंडिया का ही है बेचारा, वो वर्ल्ड का नहीं है। विद्यासागर किसका फादर है? किसका है? वर्ल्ड का है कि इंडिया का है? हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना वर्ल्ड का नहीं होगा, वैसे नहीं होगा कि वर्ल्ड का कोई विद्यासागर हो। वर्ल्ड का तो ऐसे ही होगा कोई ब्रांड एंड यू। अपन सब मिलके कोई खोज करते हैं, किसकी करें बताओ? फिर अपना नाम आएगा सबका। ऐसे लिखेंगे, आपको बैच का नाम और पीछे मेरा नाम लिख देना बस। नहीं नहीं, आपका नाम आगे रखेंगे। हाँ हाँ, पहले नाम आपका रखेंगे, आप ज्यादा हो। हाँ खोज किसकी कराइए तो बताओ। ये बोल रही है 4 बजे कैसे उठे इसकी खोज करें। ऐसा आपको खोज नहीं करनी है बेचारे, 4 बजे उठ के नींद किसी की खराब नहीं करनी है। जिंदगी में 2 3 बातें हमेशा ध्यान रखनी, चाहे खुद को कितना ही दुख हो जाए किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। पहला तो ये, अपन 4 बजे उठने का बोलेंगे, कोई गाली देगा सुबह सुबह, किसने ये रूल बनाया, कौन है वो कमबख्त, बद्दुआ लगे मेरी उसको, ऐसे बोलेंगे लोग। हाँ ऐसा नहीं, नहीं होता ऐसा। कोई ऐसा बताओ जिसको करने में आनंद आए, बस अच्छा लगे उसको, ताकि बद्दुआ ना निकले। मैं तो इस प्रकार का पर्सन हूँ भाई। बिना पढ़े जॉब कैसे लगे यार? ये हुई ना बात। बिना पढ़े नौ सेट कैसे मिले? ये सही है टॉपिक, लिखिए। सबसे पहले अशोक सर अनुसर मेरे को लेके आएंगे तो बिना पढ़े 9 सेट चाहिए, कोचिंग बंद करवानी है क्या? वो मेरी बैंड हो जाएगी सबसे पहले। और मेरी क्या, मेरी क्या, हमारा भी तो बंद हो जाएगा ना। बिना पढ़े 9 सेट हमें कौन कुछ क्या देगा? कुछ नहीं भाई, खाली है कि नहीं? तो फिर चलो नेक्स्ट, ये हो गया रूबिन। अब एक होता है गेस्ट किंडे, ये भी कोई बाहर की है तो इसके नाम से नाम पड़ गया। हमारे इधर ऐसा ही नहीं, हम कुछ काम करें पढ़ाना शुरू किया, हमने नाम से भी कुछ होना चाहिए ना। ऐसा ही नहीं, इसमें कोई नर्स थी, सिर्फ नर्स। एक गेस्किन थी, वो एक मिडवाइफ थी ओनली, जिसका नाम था टीना मे गेस्किन। उसने पहली बार इस टेक्निक को बोला, पर ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। सबने बोला यार ये तो गजब बताया इसने, तो उसके नाम से पड़ गया गेस्किन मेन्यूअर। कौन सा मेन्यूअर? इसने बोला गेस्किन मेन्यूअर का मतलब ये होता है कि जब डिलीवरी नहीं हो पानी या कोई सर्विटल डिस्टोसिया हो जाए, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो फीमेल को अलग अलग 4 पोजीशन में डिलीवरी करवानी चाहिए, उसको बोल दिया गेस्किन मेन्यूअर। तो गेस्किन मेन्यूअर का मतलब है डिलीवरी इन द 4 पोजीशंस, डिलीवरी इन द, बस इतना याद रखना। ऐसे इसी इमेज आ जाए, चारों आएगी एक साथ। इस मेन्यूअर का नाम क्या है? गेस्किन मेन्यूअर। अब देखो नाम पड़ गया, उसने क्या किया, बस उसको लगा हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कोई मेन्यूअर होना चाहिए ना।
मेरे को कभी कभी बहुत जेलसी होती है कि क्या ये है, किस चीज का मेन्यू निकल, बिना पढ़े सिलेक्शन वाला तो काम का नहीं है, तो हमारा ही धंधा बंद होगा। और बिना पढ़े सिलेक्शन होता भी नहीं भाई, झूठा मेन्यू नहीं काम आता, कितने दिन चलेगा झूठा, पढ़ना पड़ता है ना। कोई और कोई तरीका है तो बताओ। हाँ ये बात हुई ना, ये तो मैं तो ऐसे खूब करवा रहा हूँ, ऐसे तो खूब अपना तो ऐसे है, मतलब एक बार पढ़ते याद हो सकता है, बस इंटरेस्टेड चाहिए पर्सन। हाँ ये सही है, ये हो सकता है, बट मन उसी टाइम जहाँ जो काम कर रहे हो उसी में होना चाहिए। पढ़ रहे हो, मन जा रहा है अमेरिका दिल्ली उधर घूमने, पता नहीं कहाँ कहाँ, फिर नहीं होता। तो बाद में तभी बोलते हैं ना, उस समय किसी और को याद कर रहे थे, नहीं करते रहे, पता है मैं भी पढ़ाई करता हूँ, मुझे पता है। अरे भाई मैं पढ़ता हूँ शाम को 1.5-2 घंटे, मुझे पता है। हमेशा पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका, तुम पढ़ते पढ़ते वापस 5 मिनट बैक पेज की तरफ जाओ, तुम्हें कुछ भी याद नहीं हो रहा, फिर अपने आप से सवाल पूछो याद क्यों नहीं हुआ, तो आप बोलोगे मैं पढ़ तो रहा था उस समय, सोच कुछ और रहा था, इसलिए याद नहीं होता। हमेशा देखना, जब भी हम कभी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, किसी भी चैप्टर के पहले जो आपकी 10 पेज 15 पेज आपको सबको याद है, उसके बाद आपको याद नहीं है, बताओ क्यों ऐसा। स्टार्टिंग में आपको पढ़ाई कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप, उसके स्टार्ट क्योंकि उसका मल्टीपल रिवीजन हो चुका है। अब बाकी वाले ठीक है चलने दो, हो गया बस, हो गया खत्म, ओके आगे बढ़ो, ये कर लेंगे आएगा, ऐसे। तो रिवीजन के बिना नहीं होता भाई, इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, बिना इंपॉर्टेंस के नहीं होता। क्या है? हाँ, तो ये तो मैं सुबह से चिल्ला रहा हूँ भाई, जहाँ मन लगाना, खुश होने का मतलब क्या है, मन लगाना, मन लगा के करोगे तो सब काम अच्छा होगा, मन कहीं और है तन कहीं और है, फिर तो फिर ऐसे ही होगा। अब आता है ज्वेलेंसी मैन्युअल, लास्ट, ये लास्ट है, लास्ट नहीं लिखा, अरे लिख लो भाई प्लीज। जो भी कैंडिडेट तैयारी करता है ना, सबको ये लगता है कि मुझे याद नहीं होता है, और मैं सच कह रहा हूँ किसी को भी याद नहीं होता स्टार्टिंग में। आपसे ज्यादा गए बीते थे हम, है थे क्या है मान लो, किसी को भी नहीं होता पहली बार में, सर मैंने ऐसे कमाए नंबर, सर मेरे टेस्ट में कमाए, सर मेरे थ्योरी में नंबर का, मुझे याद नहीं, सबको ही नहीं होता। अब दो तरीके हैं, याद नहीं होता तो गिव अप कर लो, याद नहीं होता तो वीकनेस पे काम करो, जिसने इसके ऊपर काम किया उसको याद होना शुरू हो जाएगा, और अगर एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद याद नहीं होगा, ये अपने को तो नहीं होता, इसको छोड़ दो, इस टॉपिक को छोड़ दो, फिर कभी याद नहीं होगा। अब आता है, ये एक अलग ही है, ये गिव अप वाला मामला है, क्या नाम है इसका, जेलेंस्की। कौन सा नाम है, जेलेंस्की नहीं है, जेलेंस्की तो यूक्रेन का राष्ट्रपति है। कॉमेडियन की भी दुनिया है देखो, कॉमेडियन होता है ना, उनकी भी अलग लाइफ होती है। अपने एक पंजाब के सीएम है जिसका नाम है भगवंत मान, जानते हो, और यूक्रेन के राष्ट्रपति उसका नाम है जेलेंस्की। ये दोनों पहले क्या थे, स्टैंड अप कॉमेडियन थे। जब ये कॉमेडी ज्यादा करते थे, इनकी वाइफ इनको छोड़ के भाग गई थी। जब ये एक सीएम बना और एक राष्ट्रपति बना, वो तो बोल रही थी मैं तो कहीं आश्रम में जाके इनके लिए तपस्या कर रही थी कि मेरा वाला कुछ अच्छा बन जाए, अब वापस आ गई दौड़ के। ये देखो मतलब लाइफ देखो आप, पहले तो छोड़ के भागी, जा गेट आउट, अब वापस आ गई दोनों, लाइफ देखो आप। तो ज्वेलरी मैन्यूअर क्या है, हमने वजन डिलीवरी करवाने की कोशिश की, फेल हो गए, अब हम क्या करवाएंगे, सिजेरियन सेक्शंस। तो क्या लिखा देखो, ज्वेलरी मैन्यूअर व्हिच इन्वॉल्व पुशिंग द फीटल हेड बैक इन विद परफॉर्मिंग सिजेरियन सेक्शंस। पहले वजन डिलीवरी की कोशिश की, नहीं हो पाया, अब फीटस हेड को वापस यूटेराइन कैविटी में, प्रॉपर यूटेराइन कैविटी में लाने के लिए अपन जो भी मैन्यूअर यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं ज्वेलरी मैन्यूअर। और क्या पता है क्या नाम है इसका, ज्वेलरी, मेरे को तो नाम ही नहीं आता इसका, जो भी है। हाँ, थोड़ा थोड़ा नाम ई एल एल आई है, ए एल एल आई होता ना, तो मैं मान लेता था मेरा है ना, सही में, ये तो एल ही हो गया। चलो ये हो गया खत्म। अब हम पढ़ेंगे लेबर जब भी होता है तो हम कौन कौन से दर्द की गोलियां देते हैं, कौन कौन से एनेस्थीसिया देते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हमारा लेबर सब खत्म हो जाएगा। आधा घंटे का बचा है, ये सारा मामला फिनिश हो जाएगा, 40 मिनट मैक्सिमम लगेंगे। अरे सुनो, पहले अपन पढ़ते हैं कौन कौन से एनाल्जेसिक, ये याद नहीं करना है, बस ये नाम, ये सारे कौन से हैं, ऑपोइड है, ऑपोइड एनाल्जेसिक में आते हैं। एनाल्जेसिया ड्यूरिंग लेबर डिलीवरी, पेनिडिन भी यूज करते हैं, फेंटानिल भी करते हैं, नालब्यूफिन भी करते हैं, मॉर्फिन भी करते हैं, मेपेरिडिन भी करते हैं। इसकी डोज क्या क्या होती है इतना कोई पूछता नहीं है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी में अपन लोग ये देते हैं, जिसको हम बोलते हैं जनरल एनेस्थेसिया, मतलब नॉर्मली कौन कौन सी एनाल्जेसिक दी जाती है, ये एनाल्जेसिक देंगे। उसके बाद में हम आता है रीजनल पे, कौन से पे आता है, वैसे आप एनेस्थेसिया कहां पढ़ते हो, इमरजेंसी में आरसी से पढ़ाते हैं आपको, लेकिन बेसिक एक आधी बात मेरे से रिलेटेड है वो भी मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो एक तो होगी आपकी ड्रग्स, इसका नाम लिख लो बस सिर्फ, कि नॉर्मली कौन कौन से एनेस्थेसिया ड्रग, एनाल्जेसिक ड्रग यूज करते हैं। डोज वोज इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, सिर्फ ड्रग के नाम। आगे बढ़े, लिख दिया ना नाम ड्रग के, क्या नियोनेटल का मतलब ये है कि अगर हमने लेबर के फर्स्ट स्टेज में दिया तो न्यूबॉर्न में मतलब कितने घंटे के अंदर डिलीवरी, न्यूबॉर्न में हाफ टाइम कितने का, मतलब जैसे आपने दिया हाफ टाइम का मतलब है उसके बाद में ड्रग का लेवल कम हो जाता है, यूरिन से एक्सक्रीट हो जाती है। तो जैसे आपने फेंटानिल दिया, तो फेंटानिल देने के 5 घंटे बाद के बाद न्यूबॉर्न में ज्यादा साइन सिम्टम नहीं आएंगे, 5 घंटे तक अगर न्यूबॉर्न में कुछ सप्लाई हुई, अगर फंडाइल कोड नहीं कटा तो दिक्कत होगी। जैसे हम बोलते हैं ना कि ट्रांजिशन फेज में अवॉइड करना है, तो वरना क्या आ सकता है, न्यूबॉर्न में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, तो अपन लेबर में देते हैं तो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके वो जाएगी न्यूबॉर्न में, तो न्यूबॉर्न में अफेक्ट कर सकती है। तो सबसे ज्यादा लंबे समय तक पैथिडीन अफेक्ट करती है, बाकी ये तो 4-5 घंटे तक ही करती है सारी, असर इनका रहता नहीं है ज्यादा। कौन सा, हाँ पैथिडीन हो गया ना सबसे ज्यादा। हाफ लाइफ का मतलब यूरिन से एक्सक्रीट हो जाती है 50% से ज्यादा, उसको हाफ लाइफ के नाम से जानते हो, आप फार्मा में पढ़ोगे। अब आता है रीजनल, रीजनल के बारे में 3-4 बातें इधर ध्यान देना।
एक तो होता है लोकल। अच्छा लोकल में का मीनिंग क्या है? लोकल एनेस्थीसिया का मतलब क्या है? अगर यहाँ कुछ प्रॉब्लम है तो यही देंगे, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है तो यही देंगे, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है तो यही देंगे। एक तो रीजनल भी बोलते थोड़ा बहुत। रीजनल का मतलब क्या होता है? स्पाइनल बोल सकते हैं इसको। स्पाइनल कहने का मतलब पर्टिकुलर एक रीजन को ब्लॉक कर देती है। जैसे हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं तो मरीज अनकॉन्शियस नहीं होता, उसका इससे नीचे नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा? एनेस्थेटाइज हो जाएगा। इसके ऊपर मरीज का कॉन्शियसनेस, पेन नहीं होगा, सेंसेशन नहीं होगा, उसको पेन सेंसेशन कुछ नहीं होगा, लेकिन वो अनकॉन्शियस नहीं होगा। और जब भी हम आईवी एनेस्थेटिक देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, तो मरीज अनकॉन्शियस होता है। समझे आप लोग? लोकल तो लोकल हो गया। रीजनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड, इसको सैडल भी बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग सैडल भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के लिए और एक वर्ड यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजेक्शन लगाते हैं, उसको कौन सा रूट बोलते हैं? इंट्रा इंट्रा सही बता रहा हूँ तो आप बोल क्यों नहीं रहे? कहाँ बोल? मैं लिख दिया पूरा थी फिर जाके बोल रहे। एक लंबार पंचर। कौन सा पंचर? लंबार पंचर। लंबार पंचर मतलब स्पाइनल एनेस्थीसिया। कौन सा एनेस्थीसिया? स्पाइनल। जैसे आपको देखो सबसे बाहर से अगर मैं ऐसे खड़ा हूं अगर, तो मेरे सबसे बाहर ये होगी स्किन। इसके जस्ट स्किन से नीचे वाले लेयर को बोलते हैं ड्यूरा मैटर। कौन सा मैटर? फिर बोलते हैं, फेस इधर है मेरा ना, अरेक्नॉइड मैटर। फिर कौन सा मैटर? पाया मैटर। एनेस्थीसिया एक तो होता है एपिड्यूरल, ड्यूरा के ऊपर होता है, कई बार होता है सब ड्यूरल होता है ना। और लंबा पंचर कहां से करते हैं? सब एरेक्नॉइड। सब मतलब ये पाया है, ये एरेक्नॉइड, यहां से सैंपल लेना क्या कहलाता है? सब एरेक्नॉइड। एरेक्नॉइड के नीचे से सी से पर होता है, यहां पर होता है दो लेयर के नीचे एक लेयर के ऊपर, मतलब पाया के ऊपर एरेक्नॉइड के नीचे जो भी फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं? सीएसएफ बोलते हैं। सीएसएफ का दूसरा नाम स्पाइनल फ्लूइड भी होता है। स्पाइनल फ्लूइड ही सीएसएफ है। स्पाइनल फ्लूइड को सीएसएफ बोलते हैं। तो हम कई बार एपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी यूज करते हैं। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी यूज करते हैं, स्पेशल निडल यूज करते हैं। उस निडल का नाम होता है टू निडल। कौन सी निडल? तो वहां पढ़ोगे एनेस्थीसिया उसकी फेस, ये एपिड्यूरल जैसे ऊपर वाली। एपिड्यूरल में जो भी आप निडल यूज करते हैं एनेस्थीसिया के लिए, कौन सी निडल होती है? टू निडल यूज करते हैं, ठीक है। स्पाइनल निडल का नाम स्पाइनल निडल, पर कुछ याद करना नहीं। पेशेंट को कौन सी साइड पोजीशन देनी चाहिए? ज्यादातर बुक में लिखा है लेटरल पोजीशन, सी शेप एटीट्यूड। कौन सा एटीट्यूड? सी शेप का मतलब क्या हुआ? फ्लेक्शन। फ्लेक्शन एटीट्यूड। फ्लेक्शन का मतलब न्यूबॉर्न बेबी जब जन्म लेता है तो कैसे एटीट्यूड में रहता है? ये इसके घुटने यहां तक रहता है, समझ में आई बात? ये घुटने यहां तक रहता है, हेड कैसे रहता है? एकदम फ्लैक्स रहता है। इसको सी शेप भी बोलते हैं, इसको फ्लेक्शन एटीट्यूड भी बोलते हैं। समझ आइए दोनों। अब एक बार इस नॉट 796 में क्वेश्चन आया कि लंबार पंचर में कौन सी पोजीशन, लेफ्ट लेटरल भी ऑप्शन में था, राइट लेटरल भी ऑप्शन में था। तो लेफ्ट वाला ज्यादा सही है, क्योंकि हमने पहले से डिस्कस कर रखा है कि लेफ्ट वाला ज्यादा सही रहता है, तो ये हो गया लेफ्ट साइड। हालांकि इसके पीछे कोई स्पेशल थ्योरी नहीं है, बट लेफ्ट इज फर्स्ट प्रायोरिटी। स्पाइनल लंबार पंचर के लिए पहली प्रायोरिटी कौन सी? लंबार पंचर को स्पाइनल टैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंबार पंचर अगर अडल्ट में करते हैं तो L3 L4, पीडियाट्रिक में करते हैं तो L4। ऐसा क्यों? क्योंकि पीडियाट्रिक में बोन लंबार की छोटी होती है, और जब भी हम लंबार पंचर करते हैं हमारा मेन पर्पज ये है कि कोई भी नर्व डैमेज ना हो। स्पाइनल कॉर्ड L2 पे खत्म हो जाता है, लगभग अप्रोक्सीमेट खत्म हो जाता है L2 पे। तो हमारा मेन पर्पज ये होता है कि स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज न किया जाए। इसीलिए हम लोग जब पंचर करेंगे वहां कोई नर्व वगैरह डैमेज नहीं हो जानी चाहिए, इसीलिए अपन चाहते हैं थोड़ा सा नीचे करें। तो न्यूबॉर्न में पीडिया में छोटी छोटी होती है बोन, इसीलिए हम करते हैं L4 L5, और अडल्ट में करते हैं L3 L4, ठीक है। ये तो ऐसे एनेस्थीसिया के लिए जनरल यूज कर सकते हैं, मोस्टली L2 के बाद ही करते हैं। तो अगर एनेस्थीसिया का मतलब कभी भी स्पाइनल टैप का पूछे तो L3 L4 ऑप्शन में जाएगा। ये बाई चांस ऑप्शन में नहीं होता फिर L2 L3 पे जाता है, उसमें भी एक रेंज है, कई बार L3 L4 भी नहीं होता। फिर हम L3 के लिए स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज करते हैं। और स्पाइनल एनेस्थीसिया जब भी देंगे या टैप करेंगे अचानक से वेजोडाइलेशन होगा। वेजोडाइलेशन होगा तो एक हेडेक होता है, हाइपोटेंशन होता है। हेडेक और हाइपोटेंशन होगा। कभी भी स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद, कभी भी स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद, कभी भी स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट को एकदम सीधा सुलाना है, और पिलो भी यूज नहीं करना है। पिलो भी यूज विदाउट पिलो, फ्लैट पोजीशन आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया, पिलो यूज। और सुपाइन लाई ऑन बैक, एकदम फ्लैट। समझ में आ गई? ऑन बैक का मतलब होता है पीठ के सहारे सोना। समझ में आ गई ना? इसका मतलब सुपाइन पोजीशन विदाउट पिलो, स्पेशल याद रखना नॉट सेट में, ठीक है। क्लीन कर दिया एंटीसेप्टिक से, होता है पेंटिंग, नाम सुने होगा। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से 3 बार पेंटिंग कर देते हैं। एक तो बुपिवेकेन भी यूज करते हैं और लिग्नोकेन भी यूज करते हैं, लेकिन बुपिवेकेन का थोड़ा सा साइड इफेक्ट होता है कि ये कार्डियोटॉक्सिक होती है, इसलिए मोस्ट कॉमनली अपन लोग लिग्नोकेन ज्यादा यूज करते हैं। लिखो यहां तक, फिर मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा बढ़िया वाले। और जो भी स्पाइनल पंचर, स्पाइनल लंबार पंचर का टॉपिक आता है, 2 क्वेश्चन की बात करता हूं तो पुराने स्टूडेंट को समझ में आ जाना चाहिए कि क्या पूछने वाला है। और हमने ये बोला था कि ये पक्का पेपर में आएगा, और वो आ गया था अभी। अब तो बता दो। हाँ क्वेश्चन मैं आऊँ, आप इधर आओ, मैं ही आ जाऊँ, चलो बताओ। देखिए मैं क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो भाई ये क्वेश्चन है मिशन आई बुक का है। मैं देखो पेज देख के बता सकता हूँ कौन सी बुक का क्वेश्चन, थोड़ा जूम करके लेके आइए। मैंने जितनी बुक है ना सब छान रखी है, ये टेंशन मत लेना। अब मैं पेपर ही बता दूं क्या तो रहने दो। व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन टू कीप 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड आफ्टर लंबार पंचर टू असेस सीएसएफ? चारों ऑप्शन गलत है। ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, जो भी है उसके ऊपर लिखा है, पेपर के ऊपर मेमोरी बेस। चारों ऑप्शन गलत है। ये कुछ कुछ पेपर बनाने वाले ऐसे कर देते हैं ना, नहीं मिलता है अपनी मर्जी से ऑप्शन डाल देते हैं। ऐसे खूब आप देखना, आप टारगेट बुक देखो, उसके पीछे कुछ पेपर ऐसे है जिसमें ऊपर लिखा मेमोरी बेस, उसमें ऑप्शन अपनी मर्जी से सेट कर रखे हैं, एक भी सेट नहीं हो रहा। तो मेमोरी बेस पेपर कभी भी सॉल्व नहीं करना, उससे गलत कांसेप्ट होता है। जो एग्जैक्ट पेपर होता है वो सॉल्व करना चाहिए। लिख लिया ये? जब हम लंबा पंचर करते हैं तो लेफ्ट साइड पोजीशन दे देते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से अपन लोग उसको पेंट कर दिया। अब बच्चा ऐसे सो गया, ये लो, ये ऐसे सुला दिया हमने पूरा।
एकदम इस टाइप से, ऐसे ऐसे सही है, इस टाइप से सही है ना, ऐसे करते पूरा स्पाइनल कॉर्ड एक्सपोज हो जाता है पूरा, ठीक है। अब ये है इलियक क्रिस्ट, ये है इलियक क्रिस्ट, तो बच्चे को एकदम आप सीधा करो एक बार, ये ऐसे, तो ये इलियक क्रिस्ट इधर वाली, ये इसके बीच में एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ये L2 L3 L4 L5 हो ही ना, तो लंबा पंचर क्या करना चाहिए, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन टू इलियक क्रिस्ट, उसके नीचे नीचे करना चाहिए, उसके ऊपर कभी नहीं कर सकते। इलियक क्रिस्ट के बीच में से एक लाइन खींचो, एनाटॉमिकल हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, उसके हमेशा नीचे नीचे करते उस लाइन का नाम क्या है, क्या नाम है उस लाइन का, टफियर लाइन बोलते हैं उसको। कौन सी लाइन, कौन सी लाइन बोलते हैं इसको, टफियर लाइन। और कई बार हम जब लंबा पंचर करते हैं ना, तो वैसे तो आराम से सीएसएफ ड्रेन हो जाता है, बट कुछ कुछ फिजिशियन की चॉइस होती है, ड्यूरिंग लंबा पंचर वो एक्सटर्नल जुगुलर वेन को कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, उस मैन्यूअर को क्या बोलते हैं, मैन्यूअल का मतलब बिना किसी मशीन। तो लंबा पंचर करने के बाद में कई बार ड्यूरिंग लंबा पंचर बोल सकते हैं, पंचर करती निडल डाली हुई है, ड्रेनेज वो कंटेनर है नीचे लगा हुआ, उस टाइम अपन लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल जुगुलर वेन को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस एक्सटर्नल जुगुलर वेन ड्यूरिंग एलपी इज कॉल्ड, ये अभी आया था 7 में, याद हो तो, और 7 से जस्ट पहले क्लास थी जो बड़ी वाली, उसमें हमने डिस्कस भी किया, क्विक स्टैंड मैन्यूअर, क्या बोलते हैं इसको, क्यूआईसी के क्विक STNDT, कंप्रेशन ऑफ एक्सटर्नल जुगुलर वेन ड्यूरिंग एलपी इज कॉल्ड क्विक स्टैंड मैन्यूअर, ये दोनों बातें भी याद रख सकते हैं आप चाहो तो, बाकी आपकी इच्छा है। ये ऐसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना, ये हमें रोजाना पार्टी देते हैं हमारा इश्यू, यार कोई भी काम करता है, मैं क्या कर रहा हूँ, एलपी कर रहा हूँ, मैंने उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछ के मैंने कहा मैं काम करके आता हूँ, ठीक है, आप मेरे को बताना, फिर वापस आके पूछते इसका मीनिंग क्या होता है बता दो ना, मैंने कहा पार्टी देनी पड़ेगी फिर बताऊँ, फिर ऐसे करके अपने को थोड़ा थोड़ा ऐसे एडवांटेज ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया, क्या नहीं लिखा, क्या ऐसे कर रहे हो, बीच में कहा, मैं इस कॉर्नर पे खड़ा, कैसे लोगों, मैं इस किनारे पर तुम उस किनारे पर, हाँ, चलो नेक्स्ट, आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्या हो गया ना, देखो रीजनल एनेस्थीसिया का बेनिफिट क्या है एज कंपेयर विद जनरल एनेस्थीसिया। देखो एक पेशेंट है, मैं आपका नाम तो याद बता, नीतू, आपका नाम शिवानी, एक नीतू एक शिवानी, ये दोनों एक एक पेशेंट को देख रहे हैं, इन्होंने पेशेंट को दिया जनरल एनेस्थीसिया, इन्होंने पेशेंट को दिया स्पाइनल एनेस्थीसिया, ये अपने पेशेंट में क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये अपने पेशेंट में क्या ऑब्जर्व करेंगे, सोचो आप, जनरल एनेस्थीसिया देते ही पेशेंट क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस, और स्पाइनल वाला लेबर को एंजॉय करेगा, वो आराम से सो रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है, इन्होंने पेशेंट को दिया जनरल एनेस्थीसिया, इन्होंने पेशेंट को, आपका नाम क्या है एज कंपेयर विद जनरल एनेस्थीसिया। देखो एक पेशेंट है, मैं आपका नाम तो याद बता, नीतू, आपका नाम शिवानी, एक नीतू एक शिवानी, ये दोनों एक एक पेशेंट को देख रहे हैं, इन्होंने पेशेंट को दिया जनरल एनेस्थीसिया, इन्होंने पेशेंट को दिया स्पाइनल एनेस्थीसिया, ये अपने पेशेंट में क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये अपने पेशेंट में क्या ऑब्जर्व करेंगे, सोचो आप, जनरल एनेस्थीसिया देते ही पेशेंट क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस, और स्पाइनल वाला लेबर को एंजॉय करेगा, वो आराम से सो रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, उसको दर्द नहीं हो रहा, डॉक्टर उसके इंसिजन लगा दिया, वो ऐसे सब उसको बेबी बाहर निकाल दिया, उसको बेबी को ऊपर किया, वो देख रहे हैं, सर ये फोटो ले इंस्टाग्राम लाइव, लाइव इंस्टाग्राम, हाँ सच में ये मैंने देखा इमेज, वो खुद मतलब इंस्टाग्राम चला रही है, और जस्ट डाल के प्लीज वेट फॉर 2 मिनट, माय बेबी इज कमिंग फ्रॉम द एब्डोमेन, लाइव, सच में ये रीजनल एनेस्थीसिया का बेनिफिट है कि आप इंस्टाग्राम पे लाइव पोस्ट करते हो, अपने बेबी को दिखा सकते हो सारी दुनिया को, सब बोलते हैं यस यस वी आर देख रहे हैं, वी आर देख रहे हैं, जल्दी से आ जाओ फटाफट, सॉरी भाई थोड़ा बहुत मजाक चलता है ना, फिर वो जो फीमेल प्रेग्नेंट थी उसको भी इंग्लिश नहीं आ रही थी, और देखने वालों को भी नहीं आ रही थी, उसने कहा ठीक है जस्ट वेट फॉर फ्यू मोमेंट्स, ऐसे वो चल रही डॉक्टर दिख रहा है, कुछ दिख तो नहीं रहा है, टोपी लगाए हुए इधर रमेश सर खड़े हैं, आरसी सर इधर, सर्जन खड़ा है इधर, और कोई वो कर रहे हैं ऐसे, बेबी निकाल रहे हैं, बेबी निकालने के बाद जो मदर थी उसको इधर दिखाओ, उसने इधर दिखाया, फोटो लिया, देखो लाइव, फिर कैमरा चेंज किया, अपना भी तो दिखा रहा है ना, देखो ये मेरे यूट्यूब से निकल रहा है भाई, कई बार ये भी हो सकता है, कई बार ये भी हो सकता है किसी और का दिखा रही होगी, ऐसे खड़ी होगी, वो क्या थोड़ी है, फिर उसने ऐसे देखो ये पेंट बराबर होल शीट लगा रखी है, इतना सा एक्सपोज है एब्डोमेन, तो मतलब रीजनल एनेस्थीसिया में पर्सन लेबर को एंजॉय करता है, सच है ये डिफरेंस है, बिग डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड रीजनल, अगर आपने कभी असिस्ट किया हो तो, हाँ उसको पेन नहीं, उसको आराम से सो रही है, मस्त पोस्ट कर रही है, लाइव पोस्ट, तो एडवांटेज पेशेंट अवेक एंड कैन एंजॉय द बर्थ टाइम, न्यूबॉर्न का अपगार भी ठीक रहता है, इंस्टाग्राम पे लाइव का कुछ कुछ नर्सिंग वाले स्टूडेंट है, मैं इसका अपगार मैं बताऊं, तो हाँ अपना तू बता दे, फिर अपगार चेक करके बच्चा रो रहा है, क्राई एक्सेसिवली 2 नंबर, अल्टरनेट 100 से ऊपर 2 नंबर, रिफ्लेक्स इज वेरी गुड 2 नंबर, फुल एक्सटेंशन फुल फ्लेक्शन 2 नंबर, रेस्पिरेशन एफर्ट गुड 2 नंबर, 10 में से 10, ऐसे वाह, मैकेनिकल रेस्पिरेशन, मगर अगर कॉन्शियस है तो एस्पिरेट क्यों करेगी, और जनरल एनेस्थीसिया में क्या रिस्क रहता है, मेन एस्पिरेशन का रिस्क रहता है ना, पोस्ट ऑपरेटिव पेन कंट्रोल उसको पता रहता है कितना दर्द हो रहा है, वो बता देती है, वरना अनकॉन्शियस पेशेंट को पेन होता पता ही नहीं चलता, वो स्ट्रेस हो जाती है पूरी पेन कर, है ना, तो इसमें पता है वो बोलेगा अभी दर्द ज्यादा हो रहा है, प्लीज एक ट्रामाडोल और लगा दो आपको, तो ऐसे तो वो मतलब सब बेनिफिट है, रीजनल के सारे बेनिफिट है, एडवांटेज ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया। हाँ अरे वो कृष्ण भगवान का क्या, सब भगवान के भजन गाती है, क्या बात कर रहे हो, सच में जब रीजनल है तो भजन गाएगी ना, कहीं उसको दर्द होगा ही नहीं, तो वो गाने गाएगी बहुत मस्त मस्त, बढ़िया वाले अच्छे वाले, सब कुछ होता है। तौबा तौबा गाएगी तो मिस्टेक ही होगा,
चलो तुम लिखो, आए बड़े, लिख लो। हो गया? तुम्हें गानों के सारे बोल याद है, सब कुछ याद है, डिस्ट्रिक्ट का पूछ लेना, एनएसटी तुम्हारा मुंह ऐसे बंद होता है जैसे कोई है ही नहीं, कुछ ट्रांसलेशन याद नहीं आता, तो सारे स्टेप याद है, बेवकूफ। आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। अब देखो एक अपन पढ़ रहे हैं, और एक है पैरा सर्वाइकल, सुनना, एक तो पैरा सर्वाइकल, पूरी बात सुन लेना, एक है पोंडिनल नर्व ब्लॉक, और एक है इन्फिल्ट्रेशंस। तीनों की इमेज इंपॉर्टेंट है, तीनों की इमेज इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरा, पैरा सर्वाइकल ब्लॉक का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, दूसरी बात। और तीसरा, जो सबसे लास्ट कौन सा बताया था मैंने, इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया मोस्ट कॉमनली कौन सी कंडीशन में देते हैं। ये 5 क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ नहीं, 3 इमेज, पैरा सर्वाइकल का साइड इफेक्ट्स और इन्फिल्ट्रेशन मोस्ट कॉमन इंडिकेशंस। समझ में आ गए 5 क्वेश्चन। तो पहले बताता हूं पैरा सर्वाइकल, तो सुनो, ये है यूट्रस, ये है सर्विक्स, ये सर्विक्स के इधर और इधर एनेस्थीसिया दिया जाता है। अब सर्विक्स तक एनेस्थीसिया पहुंचाना है थ्रू द निडल, तो निडल कम से कम 10-15 सेंटीमीटर तो लंबी होनी चाहिए। तो 15 सेंटीमीटर मतलब 6 इंच लंबी निडल लेते हैं। निडल को ऐसे पकड़ते हैं, इस फिंगर में और इसके बीच में, ऐसे ऐसे निडल को पकड़ा जाता है, इसके पीछे लिग्नोकेन पड़ते हैं, लिग्नोकेन पड़ दिया, निडल ये पीछे सिरिंज है, निडल पूरी इंसर्ट हो जाती है, सिरिंज बाहर रहती है, कैविटी से, बॉडी से बाहर रहती है, ये निडल ऐसे, इसको निडल को पकड़ा। अब ये है घड़ी, यहाँ पर बजती है 12, यहाँ पर बजती है 6, इधर बजती है 3 और इधर बजती है, तो सर्विक्स के इधर कितनी बजेगी, 9, इधर कितनी बजेगी, 3। इसको बोलते हैं 9-3। पैरासर्वाइकल का दूसरा नाम क्या है, सर्विक्स के इधर और सर्विक्स के इधर, इसको बोलते हैं 9/3 एनेस्थीसिया भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको भाई, सर्विक्स है, माना कि ये सर्विक्स पूरी, तो ये कितनी 9, ये कितना 3, तो इसको बोलते हैं कि पैरासर्वाइकल ब्लॉक में एनेस्थीसिया कौन से टेक्निक से लगाया जाता है, 9-3 टेक्निक। कौन सी ट्रिक, एक बार सर्विक्स के इधर, एक बार सर्विक्स के इधर। 9-3 का मीनिंग समझ में आ गया ना, क्यों, क्योंकि सर्विस के इधर किस लिए लगाते हैं, इसमें वेजाइनल डिलीवरी में पेन कम करने के लिए लगाते हैं। तो आप में से कोई ऐसा भी बोल सकता है, तो सर आईवी भी तो पेन कम कर लो, बेवकूफ हो। आईवी अगर दर्द कम करेंगे तो आईवी दर्द किसके ऊपर काम करेगी, ब्रेन के ऊपर, ब्रेन के ऊपर काम करेगी तो कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो वेजाइनल डिलीवरी कैसे होगी। तो कॉन्ट्रैक्शन आने चाहिए, बट कैनाल में प्रेशर की वजह से पेन कम मिनिमल करने के लिए अपन लोग ये एनेस्थीसिया देते हैं। समझ में आई बात, कॉन्ट्रैक्शन तो रहेगा बट पेन कम करने के लिए अपन लोग ऐसा यूज कर सकते हैं मोस्टली। तो पैरासर्वाइकल क्या है, इट इज यूजफुल फॉर पेन रिलीफ ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। पहली लाइन समझ में आई, पहले स्टेज में लेबर के पेन को थोड़ा कम करने के लिए अपन पैरा सर्वाइकल ब्लॉक, सर्वाइकल को सर्विस पे जो नर्व एंट्री होती है, पेन वाली एंट्री, उसको क्या कर दे, ब्लॉक। तो सर्विस और वेजिनल कैनाल से जब भी बच्चा गुजरेगा तो ज्यादा दर्द नहीं होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि नर्व हमने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में अपन लोग राइसोटोमी करते हैं, ग्लिसरॉल का इंजेक्शन लगाते हैं, दर्द कम हो जाता है, ठीक वैसे ही। दूसरा, फॉलोइंग द यूजुअल एंटीसेप्टिक सेफगार्ड, वही एंटीसेप्टिक, पहले पार्ट को एंटीसेप्टिक प्रिपरेशन करते हैं अपन लोग, एंटीसेप्टिक सेफगार्ड यूज करने के बाद एक लंबी निडल लगभग 15 सेंटीमीटर की, इसको लेटरल फॉर्निक्स, लेटरल मतलब वजाइना के दोनों साइड, वजाइना से होते हुए 3-9 o'clock पोजीशन में लगाया जाता है। 5 to 10 ml लगभग सिरिंज के अंदर, निडल है, निडल के पीछे सिरिंज है, उसके अंदर लगभग 10 ml के अराउंड लिग्नोकेन भरते हैं, 1%, कितना 1% फिल करते हैं। और बुपिवोकेन थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, लिग्नोकेन को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि बुपिवोकेन क्या है, थोड़ा कार्डियोटॉक्सिक है। पहली प्रायोरिटी क्या है, लिग्नोकेन है। पैरा सर्वाइकल ब्लॉक, देखो लास्ट वाली लाइन, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन पूछा था मैंने थोड़ी देर पहले, अब यहां से कॉम्प्लिकेशन बनाऊंगा। पैरा सर्वाइकल लिखना नहीं है, सुनना है आराम से। पैरा सर्वाइकल ब्लॉक शुड नॉट बी यूज्ड वेयर प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, बट ऑलरेडी मदर में प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, मतलब बेबी को सही से ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रही है, मतलब प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है, उसमें पैरा सर्वाइकल ब्लॉक नहीं देना है। इसका मतलब प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी मतलब सीएसटी के अंदर क्या था, हार्ट रेट कम हो रही थी, तो अगर दे दिया तो क्या हो जाएगा, फीटल ब्रेडिकार्डिया। तो क्वेश्चन आ जाए पैरा सर्वाइकल ब्लॉक का कॉम्प्लिकेशन क्या है, फीटल ब्रेडिकार्डिया। क्या है, अगर पैरा सर्वाइकल ब्लॉक देते हो तो फीटस को ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, क्यों, क्योंकि प्लेसेंटल सप्लाई कम हो सकती है बाई चांस, या ऑलरेडी पहले से रिस्क है, तो प्लेसेंटल सप्लाई कम हो सकती है, कम होगी तो बेबी को ब्लड सप्लाई कम होगी, तो फीटस ऑलरेडी क्या हो जाएगा, लेट डीएसोडेशन में चला जाएगा। तो कुल मिला के सीधा बोल दो फीटल ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। भाई हार्ट रेट कम होना डीएसोडेशन क्या होता है, ये आप जानते हो, तो सीधा ही बोल दो फीटल ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। तो कॉम्प्लिकेशन क्या हुआ, फीटल ब्रेडिकार्डिया। और मदर में क्या होती है, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। समझ में आ गई दोनों बातें। तो पैरा सर्वाइकल ब्लॉक 15 सेंटीमीटर लंबी निडल सर्विक्स के दोनों साइड 9-3 पोजीशंस में दी जाती है, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशन क्या है, फीटल ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि प्लेसेंटल सप्लाई कम होगी तो डीएसोडेशन हो जाता है। समझ में आया पूरा, पूरा है ना। अब कोटू बता दो एक बार फिर लिखना, ये है पैरा सर्वाइकल, एक बार सर्विक्स के इधर, एक बार सर्विक्स के उस साइड, तो इसको बोलते हैं 9-3, 9/3 या 9-3, जो भी बोलो आप। आ गया ना समझ में। लिखो, आ गया ना समझ में, लिखोगे, लिखो। जो क्वेश्चन होते हैं मैं बता देता हूँ, बस 5 क्वेश्चन पूरे इस एनेस्थीसिया में से, जो अभी जो पढ़ने हैं 3, उनमें से 5। तो सीधा आंखें बंद करके याद होना चाहिए, पैरा सर्वाइकल का कॉम्प्लिकेशन फीटल ब्रेडिकार्डिया। ऐसे कभी क्वेश्चन आएगा तुम्हारा गलत नहीं होगा, चाहे एमएससी में हो चाहे पीएचडी में हो। फुट ड्रॉप,
किसी को पुट ड्रॉप हो जाता है, कौन सी नर्व के डैमेज होने से होता है? पुट ड्रॉप। सियाटिक नर्व से तो आईएम इंजेक्शन की वजह से सियाटिक नर्व डैमेज होती है, उसमें फुट ड्रॉप तो नहीं होता। क्या आईएम इंजेक्शन गलत लगाने से कौन सी नर्व डैमेज होती है? वो तो सियाटिक नर्व होती है, लेकिन फुट ड्रॉप हो जाता है, प्लांट फ्लेक्शन हो जाता है पैर का, ये ना ऐसे हो जाता है। कौन सी नर्व के डैमेज होने से फुट ड्रॉप होता है? बताओ देख। हम्म, नहीं यार सच में, प्लीज हाथ जोड़ू आपके, मैं पैर पड़ जाऊं, प्लीज पुराने पेपर सॉल्व करने शुरू कर दो जो मेमोरी बेस नहीं है वो। 40 तो टारगेट हाई में पड़े हैं, इतने पेपर पड़े, इतने पेपर पड़े हैं, कोई हद ही नहीं है, खूब पेपर पड़े। डीप पेरोनियल नर्व, कौन सी नर्व? डीप पेरोनियल नर्व के डैमेज होने से, डीप पेरोनियल नर्व के डैमेज होने से फुट ड्रॉप होता है। और व्रिस्ट ड्रॉप किससे होता है? ये व्रिस्ट, ये मीडियम नर्व से व्रिस्ट ड्रॉप होता है। रेडियल नर्व, रेडियल ऑप्शन में नहीं हो तो एक्सिलरी, क्योंकि एक्सिला की वजह से रेडियल डैमेज होती है। रेडियल ऑप्शन में नहीं हो तो, क्योंकि रेडियल होता कम है, एक्सिलरी ज्यादा चांस होता है। हालांकि एक्चुअली लास्ट चांस रेडियल ही है, बट रेडियल ऑप्शन में भी नहीं होता कई बार। तो एक्सिलरी नर्व के डैमेज होने से व्रिस्ट ड्रॉप कब कब हो सकता है भाई? रेडियल नर्व पाल्सी कब कब हो सकती है? क्रच वॉकिंग नाम सुना? क्रच वॉकिंग, क्रच वॉकिंग नाम सुना? क्रच होता है ना, क्रच हमारी हाइट से 40 सेंटीमीटर छोटा होना चाहिए। 40 सेंटीमीटर का मतलब 16 इंच। हमारी टोटल हाइट से कितना छोटा होना चाहिए? 16। अगर क्रच की लेंथ, जब हम यहाँ खड़े होकर क्रच यूज, क्रच का मतलब तो समझते हो ना? क्रच की लेंथ हमारे एक्जिला के बीच में 3 उंगलियां उतना, उतना गैप होना चाहिए। क्रच के बीच में, हमारे एक्जिला के बीच में कितनी गैप, गैप फिंगर गैप होना चाहिए। अगर गैप नहीं है तो आप जो ही जोर लगाओगे बॉडी का, ये एक्जिला वाली नर्व कंप्रेस हो जाएगी। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? क्रच के बीच में, हमारी एक्जिला के बीच में कितने फिंगर का गैप होना चाहिए? 3। और जब हम क्रच वॉकिंग करते हैं तो हमारी बॉडी का पूरा जोर यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होना, ये सिर्फ सपोर्ट है। ओनली प्रेशर यहाँ होना चाहिए। कहां पर? यहाँ पर, जो क्रच यहाँ लगे यहाँ पर होना चाहिए। अब कोई लोग क्या करते हैं क्रच वॉकिंग में, यहाँ जोड़ देते हैं, यहाँ जोड़ देते हैं, ये नर्व गई, ये नर्व गई, तो ये नर्व गई, ये नर्व गई, तो ये नर्व गई। समझ रहा? तो क्या होगा? प्रेशर कहाँ होना चाहिए? यहाँ। तब चलोगे, ये 30 डिग्री एंगल बनेगा। प्रेशर कहाँ होगा? अपर आर्म पे होगा पूरा का पूरा। जब आप चलोगे तो आपका पूरा जोर यहाँ पे होना चाहिए क्रच वॉकिंग, जब आप पढ़ोगे फंडामेंटल। तो कम से कम कितनी फिंगर का गैप होना चाहिए? 3। तो रॉन्ग क्रच वॉकिंग से उसको बोलते हैं रेडियल नर्व पाल्सी। क्या बोलते हैं? या क्रच वॉकिंग पाल्सी या व्रिस्ट ड्रॉप, तीनों का मीनिंग एक ही है। व्रिस्ट ड्रॉप, क्रच वॉकिंग पाल्सी या रेडियल नर्व पाल्सी, स्पेशली याद रखना ये तीनों का मीनिंग एक ही है। क्रच वॉकिंग पाल्सी, रेडियल नर्व पाल्सी, या क्या बोला? व्रिस्ट ड्रॉप पाल्सी। व्रिस्ट ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब गिर गई, नर्व ड्रॉप हो गई। इसको बोलते हैं सैटरडे नाइट पाल्सी। क्या बोलते हैं? लगभग संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन तो फुल वर्किंग डे होता है हमारा काम करने का, जनरल ड्यूटी वालों का। सैटरडे हाफ डे होता है, और संडे को क्या होती है? संडे को क्या होती है? छुट्टी होती है। तो सैटरडे की शाम को लोग क्या करते हैं? पार्टी करते हैं। और पार्टी का मतलब यहाँ पर यही होता है, लोग दारू पीते हैं। सीधा फंडा बताऊं, पार्टी का मतलब क्या है भाई? जरूरी नहीं, कुछ लोग पार्टी में नहीं पीते, कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं। तो सैटरडे की शाम को क्या करते हैं? जम के अल्कोहल लिया। तो सैटरडे नाइट में क्या लिया? अल्कोहल, बैंकर वाला। संडे को, सैटरडे की रात को ऐसे सोए, ऐसे सोए, खुद का हाथ यहाँ पे आ गया, उसकी वजह से सेंसेशन चला गया, उसको बोलते हैं सैटरडे नाइट। क्या बोलते हैं इसको? कि भाई एक ही पोजीशन में ज्यादा प्रेशर आने से एक्सिलरी नर्व कंप्रेस, उसकी वजह से रेडियल नर्व कंप्रेस, और उसकी वजह से इसको हनीमून पाल्सी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, ऐसा क्यों होता है? हाँ, हनीमून का मतलब होता है ये, तो लिखो, अरे लिख लो, ये कह रहा हूँ मैं ये। भाई सैटरडे नाइट का मतलब क्या हुआ? खुद का ही सर याद है क्या? हनीमून का मतलब दूसरा है, हिम्मत तो है नहीं बोलने की, मना करने की सुबह तक। चलो इधर आ जाओ। अब आता है नेक्स्ट, फीटल ब्रेडिकार्डिया मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस। तो ये चार एक साथ क्वेश्चन आ सकते हैं कभी भी ऐसे। भाई एक पालसी का आता है, या तो अपर ब्रेकियल, या क्लुम्प के, या विस्ट ड्रॉप, या फुट ड्रॉप, या सैटरडे, ऐसा कोई नाम, 7-8 ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। बस हमें आपका वॉकिंग वाला याद रखना बस। ये बार बार आता है क्योंकि नर्सिंग इंटरवेंशन का क्वेश्चन है, फंडामेंटल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल है, नर्सिंग रोल है। क्रच वॉकिंग में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो सबसे इंपॉर्टेंट यही बनता है कि गैप रखना है, नहीं तो क्या हो जाएगा? विस्ट ड्रॉप हो जाएगा। बाकी सब मुंह आया कुछ नहीं। अपने को जॉब चाहिए, उसके बाद में पॉलिसी करवाते रहना। तो पहले पॉलिसी करवाई ना तो फिर जॉब 6 महीने लेट लगेगी, इसलिए पहले कोई पॉलिसी नहीं होने दे। जॉब के बाद में तुम कितनी पॉलिसी करवाना सब। नेक्स्ट, फंडामेंटल नर्व ब्लॉक, कौन सी ब्लॉक?
सुनो, इसका भी इमेज काम का है, इसमें कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं, बस इमेज इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? इमेज इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल नर्व ब्लॉक जब फोर्सेप डिलीवरी करवाते हैं या वेजाइनल डिलीवरी 20% में। अच्छा 20% का मतलब क्या? बेबी उल्टा है, उल्टा है तो बटक्स पहले आ रहा है, इसका मतलब वेजाइनल डायमीटर और ज्यादा स्ट्रेच होगा, वेजाइनल ऑरिफिस और ज्यादा बढ़ेगा, बढ़ेगा तो और ज्यादा पेन होगा, सीवियर। इसलिए हम क्या करते हैं, उसके साइड वाले पार्ट को एनेस्थीसिया दे देते हैं ताकि कितना भी स्ट्रेच हो भी उसको वेजाइनल पेन कम हो। तो वेजाइनल ब्रीच या फोर्सेप, फोर्सेप का मतलब क्या होता है? कैंची लाइक ऑर्गन होते हैं, वो दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, कैंची लाइक, इधर डालते बेबी को खींचते हैं, हम बाद में पढ़ेंगे। तो उस फोर्सेप से पहले और वेजाइनल ब्रीच में पेन को कम करने के लिए हम जो नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया यूज करते हैं उसको पुडेंडल नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया बोलते हैं। ये भी वेजाइनल रूट से, इसका इमेज देख लो, आपको तुरंत समझ में आएगा, बाकी सब सेम है, पैरासर्वाइकल वाला सेम है, बस इमेज देख लो। ये है पुडेंडल नर्व एनेस्थीसिया। यहाँ से एक नर्व आती है उसको बोलते हैं पुडेंडल नर्व, इसी स्पाइन के साइड से उस नर्व को क्या कर देते हैं अपन लोग? ब्लॉक कर देते हैं, तो इसकी वजह से जो भी पेन हो रहा है वो नहीं होगा। ये है पुडेंडल नर्व ब्लॉक। समझ में आ रहा है आपको? पुडेंडल नर्व को ब्लॉक करना, उसकी वजह से सर्विक्स और वेजिनल के एरिया में पेन नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं पुडेंडल। सेम 15 सेंटीमीटर की निडल फर्स्ट फिंगर और थंब्स के बीच में लिग्नोकेन भर के दोनों साइड के नर्व को ब्लॉक करना पुडेंडल नर्व ब्लॉक कहलाता है। बस इसमें ये वर्ड याद रखना, कौन सी साइड पे लगाया जाता है। टिप ऑफ द स्टील स्पाइन जो होती है, पुडेंडल नर्व की एग्जैक्ट लोकेशन होती है टिप ऑफ स्टील स्पाइन। कई बार थियरी आ जाए कि टिप ऑफ स्टील स्पाइन के लेवल पे एनेस्थीसिया दिया जाता है, पता वो कौन सा एनेस्थीसिया कहलाता है, तो आप आंसर कर पाओ पुडेंडल नर्व ब्लॉक। कई बार थियरी भी तो पूछ लेते हैं ना। जिसमें एपिजोटोमी में ये नहीं करते ना, तो पुडेंडल एपिजोटोमी का मतलब क्या है? आउटर लोकल करते हैं, उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया, अभी बताऊंगा। हाँ वो रहता है, लेकिन एपिजोटोमी का नियर होता है कि बाहर अपन टीयर लगा रहे हैं, इसलिए इसमें पुडेंडल नर्व भी नहीं करते और पैरासर्वाइकल भी नहीं करते। ये इसलिए करते हैं कि वेजिनल ऑरिफिस को बड़ा करते हैं ना, वो कट लगाते हैं, उसकी वजह से पेन नहीं हो, उसके लिए अपन यूज करते हैं इनफिल्ट्रेशन। बाकी एपिजोटोमी का पर्पस यहाँ पर यह है कि कट की वजह से पेन नहीं हो। इस पर वो बथ कैनाल की जर्नी वाला सीन नहीं है एपिजोटोमी में। आगे बढ़े। हो गया क्या? देख लिया? तुम धीरे तो नहीं लिख रहे ना? फिर मैं बैठ जाता, मैं खड़ा हूँ बेवकूफों की तरह, मैं क्यों इंतजार करूँ तुम्हारा? फिर मैं बैठ जाता हूँ बस, सही है ना? डन। बोलो। आगे बढ़े क्या? बोलो। अब आता है, पहले लिखो फिर इमेज बताऊंगा। इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया, पहली बात एक ही वर्ड याद रखना, इनफिल्ट्रेशन किस में यूज किया जाता है? एपिजियोटोमी में। अब कुछ कुछ डॉक्टर की ये गाइडलाइन होती है, देखो सीधा फंडा है, कुछ कुछ बोलते हैं कि पेशेंट को पेन नहीं देना है, इसीलिए अपन क्या कर ले, इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया दे दें। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि जब तुम एनेस्थीसिया दोगे तो भी तो पिक करोगे ना, 1 2 3 4 इतने में कति लगा दो ना। अब अलग सबकी अलग अलग चॉइस है, लेकिन अपने को क्या याद रखना है कि एपिजियोटोमी में अगर एनेस्थीसिया देते हैं तो कौन सा देते हैं। अब गांव के अंदर जब एपिजियोटोमी करते हैं कोई एनेस्थीसिया नहीं, लिग्नोकेन से एक लगाए तो ठीक, नहीं लगाए तो ठीक, कुछ लोग तो बिना सीधे कर देते हैं एपिजियोटोमी। वो कह रहे कि इंजेक्शन लगाएंगे उसमें भी तो दर्द होगा, लेकिन बेवकूफ होगा, लेकिन ये में थोड़ा आधा घंटा तक तो एनेस्थीसिया रहेगा, ये तो इंजेक्शन वाला तो आप कट लगाओगे, अभी उसको दर्द पता नहीं चल रहा है, उस टाइम फीमेल को दर्द फील नहीं होता क्योंकि उस समय लेबर पेन ज्यादा होता है, उसमें लेबर पेन ज्यादा होने से एपिजियोटोमी पेन का पता नहीं चलता, लेकिन बाद में तो पता चलेगा ना, बेबी जो एक्सपायर आउट हो जाएगा तब तो उसको फील होगा ना कि दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। उस टाइम उसको एपिजियोटोमी में दर्द कुछ भी नहीं लगता, कट लगा तो कुछ पता ही नहीं चलता उसको, क्योंकि इतना लेबर पेन होता है सेकंड स्टेज में। तो एपिजियोटोमी में कौन सा एनेस्थीसिया देते हैं? इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है फेन वाइज, क्या बोलते हैं इसको? पंखा। यू नो अबाउट फेन? ऐसे चलता है, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बबलू, सोते सोते भूख लगी तो इधर उसको खा ले। आजकल बच्चों को मूंगफली खिलाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि मैं पता है, मैं पीडियाट्रिक में कर रहा हूँ काम, तो मुझे पता है बच्चों को कुछ भी खाने की चीज देते समय बातें नहीं करनी चाहिए, बच्चों से बहसाना नहीं चाहिए उनको, कुछ भी चीज खिलाते समय उसको पोजीशन ज्यादा चेंज नहीं करनी, बैठा बैठा खा रहा, बैठा बैठा खा, सोते सोते कोई चीज नहीं खिलानी है। इतने केस आ रहे हैं, इतने केस आ रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है एस्पिरेशन के। मूंगफली खा रहा था, चली गई ट्रेकिया में, कुछ भी चीज खा रहा था, चली गई ट्रेकिया में, इतने केस आ रहे हैं जिसकी हद नहीं। एक तो 13 साल की लड़की, अभी लेटेस्ट केस है, जैसे
और मुस्लिम गर्ल्स ज्यादातर क्या करती है, हिजाब पहनती है ना, बहुत हिजाब। तो वो क्या करती है, हिजाब में पिन लगाती है, यहाँ पर पिन आपको पता ही होगी, एक यहाँ लगती है, एक यहाँ लगती है, पिन लगती है, पैक करने के बाद पिन लगाती है, यहाँ इतना ओपन रहता है, बाकी पिन लगाती है ना। तो उसने क्या किया, एक पिन इधर लगती है, एक पिन आई थिंक इधर लगती होगी, तो एक पिन यहाँ पर लगा रही थी, दूसरी पिन उसने मुंह में पकड़ रखी थी ऐसे। बड़ी लड़की 13-14 साल की लड़की ऐसे पकड़ रखी थी, पिन ऐसे पकड़ देना नॉर्मली, आप भी कोई कुछ करते हो, एक पिन मुंह में पकड़ लेते हो, दूसरी तरफ लगाते हो। उस टाइम उसको बातें कर रही, पास वाली किसी ने जोर से हंसी आई, वो पूरी की पूरी पिन, अभी लेटेस्ट केस है, पूरी की पूरी पिन चली गई और वो हंसी। और जब आप कोई भी दूसरा काम करते हो और उस समय आपका ब्रेन है उस काम की तरफ है ध्यान, उस समय आपका रिफ्लेक्स अचानक इस तरफ ना होके आपके ट्रेकिया में चला गया। आपने कभी नोट किया होगा, जब आप जल्दबाजी में खाना खाते हो तो अचानक से उसको बोलते हैं अंदर लूज आती है, फिर कोई लोग बोलते किसने याद किया, याद किसने नहीं किया, तुम्हारा ध्यान इधर नहीं था ना, इसकी वजह से एक आधी बूंद ट्रेकिया में चली गई, ऐसे हो रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता? वो क्या होता है, अचानक से कोई भी छोटा कंटेंट ट्रेकिया में चला जाता है, फिर अचानक से आप क्या करते हो, ऐसे कुछ करते हो, फिर किसने याद किया तुझे, बेवकूफ तेरा, तू किसी को याद कर रहा था। एक साथ जैसे आपने माइस्थेनिया ग्रेविस डिजीज पढ़ी होगी, माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, स्केलेटल मसल्स वीक रहती है, बॉडी की सारी मसल्स वीक रहती है, उसमें आप सोते सोते खाना खिलाओगे तो आप खाना खा रहे हो, स्पीड से आपकी मसल्स इतनी एक्टिव नहीं हो सकती, में आपको एस्पिरेट हो सकता है, तो बैठे बैठे खाना खिलाना चाहिए, माइस्थेनिया ग्रेविस बोलते हैं ना। तो जिसमें मसल्स वीक होती है उसमें एस्पिरेशन के चांसेस रहते हैं। तो वो भी लड़की जब हंस रही थी, अचानक दूसरी तरफ ध्यान था, तब तक ये बीच वाला ये आया नहीं बीच में। जब आप खाना खाते हो तो जब खाना इस इसमें कब जाता है, जब ये ट्रैफिक पुलिसमैन उसको रोक देता है उसको, लेकिन वो कब होगा, जब ब्रेन से रिफ्लेक्स आएगा, रिफ्लेक्स आया तब तक तो ट्रेकिया में चली गई पिन पूरी, और ट्रेकिया में जाके ऐसे हॉरिजॉन्टल फिक्स हो गई ऐसे, और आगे से वो दिखी भी है, आधी इधर आधी इधर, इतनी सी थी, इतनी फिक्स हो गई ऐसे, आधी इधर चली गई, आधी इधर ऐसे फिक्स हो गई। थोड़ी देर में पिन कहाँ गई, तुरंत उसको भी पता नहीं चला पिन कहाँ गई, पिन ट्रेकिया, थोड़ी देर उसको दर्द होने लगा, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए, उन्होंने बोला कोई बोला तुम्हारा इसोफेगस में है, कोई बोला तुम्हारा ट्रेकिया में, फिर सीटी स्कैन किया तो कंफर्म पता चला कि ये ट्रेकिया के जस्ट लोअर वाले पार्ट में, मतलब कैरिना से थोड़ी ऊपर है, यहीं पर है। तो ऐसी कोई भी चीज निकालने का एक ही तरीका ब्रोंकोस्कोपी, या तुरंत लेके आए कंसल्टेंट पीडियाट्रिक वाले। ब्रोंकोस्कोपी में क्या होता है, वो वैक्यूम होता है, आपने कभी देखा होगा, तो वैक्यूम होता है, कोई भी चीज फंस जाए ना तो ब्रोंकोस्कोपी में 5 मिनट में निकल जाती है। तो वो ब्रोंकोस्कोपी डाली उसने, स्कोप डाल के वैक्यूम होता है उसमें कनेक्ट हो गई, वैक्यूम कनेक्ट धीरे धीरे देख वो अंदर कैमरा चलता है, कैसे रखनी है, कोई पंचर नहीं हो जाए अंदर, देख के धीरे धीरे निकाल। तो ऐसा बहुत बहुत केस होता है, तो छोटे बच्चे तो खूब आते हैं, मूंगफली खा ली, कभी कोई ये बादाम खा लिया, कभी तो कुछ, एक ने तो अनार का होता है ना, अनार का छिलका 10 महीने का बच्चा ऐसे बैठ खा रहा था, खाते खाते एकदम पीछे गिर गया। तो गिरा, जब भी आप अचानक से गिरते हो तो आपका ब्रेन गिरने से बचने की कोशिश करता है, उस दौरान आपका ये सेंसेशन काम करता है, देख लेना आपको भी, आप अचानक से नीचे गिरते हो तो आपका ब्रेन उस जगह से हट जाता है ध्यान, उस दौरान उसके वो अनार का छिलका ट्रेकिया में चला गया। तो ऐसे मतलब रोजाना के एक दो केस, इतना बड़ा एम्स है, आसपास में खूब आते हैं, खूब, कुछ कुछ बेचारे बच्चे चले भी जाते हैं, एकदम हट्टे कट्टे हेल्दी मस्त बच्चे। घर वालों की थोड़ी सी लापरवाही से, लापरवाही तो क्या ही बोले, घर वालों का न्यूट्रिशन के लिए खिलाया था, बट आपको ये कहना है कि ऐसी छोटी छोटी चीजों से बचना चाहिए, आपको भी कह रहे हैं, अडल्ट भी चले जाते हैं। एक दिन मैंने कहानी सुनी थी ना अडल्ट वाली, अडल्ट चले जाते हैं सच में, बिल्कुल पार। पहले ये लिख लो, तो मैं फैन वाइज की बात कर रहा था, सॉरी पंखे वाली बात तो रहेगी। ये एनेस्थीसिया जैसे ये है, ये वेजिनल और ये एनएस, ये एनेस्थीसिया दिया जाता है वेजिना के पोस्टीरियर और लेटरल पार्ट में, यहाँ पर या तो इधर या इधर। और ये एनेस्थीसिया कैसे देते हैं, ऐसे दिया फिर ऐसे, पंखा कैसे चलता है, मतलब ये निडल इंसर्ट करी, फिर थोड़ी सी बाहर निकाली, फिर थोड़ा इधर, फिर थोड़ी सी बाहर निकाली, फिर थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, मतलब इसको बोलते हैं फैन वाइज मैनर। क्या बोलते हैं, फैन वाइज का मतलब इनफिल्ट्रेशन, चारों तरफ देंगे ताकि उस चारों तरफ के पार्ट को कवर करे, उसको बोलते हैं फैन वाइज मैनर में दिया जाता है। लिखो देखो, एनेस्थीसिया देने के 2 से 4 मिनट बाद एपिजोटोमी करनी चाहिए, उसके इफेक्ट आने में 2-4 मिनट लगते हैं। अब एक एनेस्थीसिया बचा, उसका नाम है जनरल। अगर नॉर्थ वाले ने दिमाग लगाया तो आपके एनेस्थीसिया से एक क्वेश्चन आएगा, जनरल एनेस्थीसिया से, कौन सी शॉर्ट एक्टिंग है, कौन सी लॉन्ग एक्टिंग है। जब आप एनेस्थीसिया पढ़ो तो इसका अच्छे से ध्यान रखना, कौन सी ड्रग शॉर्ट एक्टिंग होती है, कौन सी ड्रग लॉन्ग एक्टिंग होती है। जनरल एनेस्थीसिया मतलब न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक पढ़ोगे ना आप एनेस्थीसिया वाले टॉपिक में, तो वो जरूर पूछ सकता है। आगे बढ़े, लिख लिया है, बोलो नहीं। देन राहुल क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है राहुल, तो मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं। हम्म, क्या
हाँ हो रही है। जस्ट आफ्टर काउंटिंग लगाते हैं ना, बाद में दिक्कत आती है उनको लगाने में। देखो पहले लगाना इजी है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, काउंटिंग के जस्ट बाद लगाना डिफिकल्ट है लेकिन एक्यूरेट है। ऐसे लगाना चाहिए काउंटिंग के जस्ट बाद। भाई हेड आ रहा है तभी लगाओगे, तभी तो एपियोटोमी काम किया है। हेड आ ही नहीं रहा है तो फिर लगाने से क्या फायदा। अब आता है जनरल एनेस्थीसिया। कौन सा? जनरल एनेस्थीसिया। जनरल का मतलब आईवी, आईवी का मतलब अनकॉन्शियस। बस अनकॉन्शियस करोगे तो क्या जाएगा? रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स जाएगा तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जनरल का क्या है? एस्पिरेशन। भाई जनरल एनेस्थीसिया का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? गैस्ट्रिक कंटेंट का रिवर्ट बैक होकर ट्रेकिया में चला जाना मेंडलसन सिंड्रोम कहलाता है। तो क्वेश्चन आ जाए द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द जनरल एनेस्थीसिया इज मेंडलसन सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? मेंडलसन सिंड्रोम। आगे बढ़े। ये इंफिल्ट्रेशंस, ये इंफिल्ट्रेशन का मतलब देख लो, लाइन देख रहे हो ना, ये फेन वाइज मैनर में कॉल करके मिडिल से स्टार्ट हुआ फिर चारों तरफ से लगाया इन्होंने फेन वाइज, इसको बोलते हैं इंफिल्ट्रेशन। इमेज से पता चल रहा है आपको। नेक्स्ट अब आता है जनरल। जनरल एनेस्थीसिया हमेशा सिजेरियन में दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें देखो कोई भी सिजेरियन सेक्शन होता है 90% इलेक्टिव होता है। इलेक्टिव का मतलब क्या है? प्लान्ड। प्लान होगा ना, ऐसे थोड़ी है तुरंत 2 मिनट में जल्दी ले जाओ। अरे भाई टाइम लगेगा, ओटी तैयार करनी पड़ेगी, स्टाफ स्क्रब होगा, डॉक्टर आएंगे, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आएगा, न्यूरोलॉजिस्ट बेड साइड रहेगा, ऑब्स्टेट्रिशियन रहेगा, सर्जन रहेगा, जनरल सर्जरी वाला भी रहेगा। तो मतलब सारी चीजें इसमें करते करते 2-4 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो इसकी पहली शर्त क्या है? पेशेंट क्या होना चाहिए? और इलेक्टिव होता है तो 6 से 8 घंटे एनपीओ रहना चाहिए। क्यों एनपीओ क्यों रहना चाहिए? पेशेंट को क्या करोगे तुम? अनकॉन्शियस। तो अगर उसके स्टोमक में कुछ होगा तो क्या होगा भाई? रिफ्लक्स हो जाएगा। रिफ्लक्स होगा तो कहां जा सकता है? ट्रेकिया और लंग्स में जा सकता है। इसका मतलब एस्पिरेशन हो सकता है। एनपीओ होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरा पार्ट प्रिपरेशन वगैरह ये तो ठीक है। अब कुछ प्री मेडिकेशन भी जरूरी है। हम कुछ ऐसी ड्रग देते हैं जो जीआईटी सीक्रेशन कम करती है। ऐसी कौन सी ड्रग है तो गैस्ट्रिक सीक्रेशन को कम करती है? एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग ड्राई माउथ करती है, सलाइवा का सीक्रेशन कम करती है और एसीएल के सीक्रेशन को कम। दैट इज एंटीकोलिनर्जिक। और क्लासिकल एंटीकोलिनर्जिक इज एट्रोपिन। हम दे सकते हैं 0.6 mg, दे सकते हैं 1 घंटा पहले दे सकते हैं, मतलब प्री मेडिकेशन। और H2 ब्लॉकर, H2 ब्लॉकर दे सकते हैं नहीं दे सकते? अरे H2 ब्लॉकर दे सकते हैं और एंटीकोलिनर्जिक दे सकते हैं। हाँ या ना? भाई एंटीकोलिनर्जिक आपने ईसीटी पढ़ा? ईसीटी के 1 घंटे पहले आपको नैकोपिन नहीं दे रहे थे क्या? क्यों दे रहे थे? क्या उसकी हार्ट रेट बढ़ानी थी? नहीं। जीआईटी सीक्रेशन कम, गैस्ट्रिक सीक्रेशन कम, एंटीकोलिनर्जिक सिंपैथेटिक को स्टिमुलेट करता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो जीरो स्टोमिया होता है। जीरो मतलब ड्राई, स्टोमिया मतलब माउथ, मतलब सैलिवरी सीक्रेशन कम होता है, स्टोमक का सीक्रेशन कम होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सीक्रेशन कम हो जाता है। H2 ब्लॉकर क्या करता है? एसीएल के सीक्रेशन को कम करता है, ब्लॉक करता है। एसीएल का जैसे आपने सुना होगा फेमोटिडिन, निजिटिडिन, रेनिटिडिन, पीपीआई भी दे सकते हैं, पेंटाप्राजोल, रबिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ओरल ये भी दे सकते हैं एनपीओ करते टाइम, या आईवी लगा सकते हैं। कुल मिला के पीपीआई भी दे सकते हैं। वो भी क्या करेगी? एसीएल सर्कुलेशन में नहीं आने देगी। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे सकते हैं। ये तो प्री मेडिकेशन हो गई। अब जब मरीज को हम लोग सिजेरियन सेक्शन करते हैं तो आजकल एक ऐसा भी है, सेफ ज्यादा चलते हैं लोग। तो सिजेरियन के लगता है कि पेशेंट थोड़ा वीक है या लगता है कि सेडेशन की वजह से, क्योंकि आप सेडेशन क्या दोगे? अनकॉन्शियस करोगे, मतलब न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक कर दोगे। तो जब भी हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक कर देंगे तो सीधी सी बात है पेशेंट के रिफ्लेक्स जाएंगे, रिफ्लेक्स जाएगा तो डायफ्राम पैरालिसिस होगा, डायफ्राम पैरालिसिस होगा तो रेस्पिरेशन सीज हो जाएगा, तो रेस्पिरेशन नहीं होगा एपनिया हो जाएगा। तो मरीज सांस लेने के लिए हम लोग पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं। क्या करते हैं भाई? करना पड़ सकता है इंट्यूबेट। इंट्यूबेट नहीं करोगे सांस कैसे लेगा पेशेंट? आपने उसको अनकॉन्शियस कर दिया ना, जनरल एनेस्थीसिया दिया है तो उसको इंट्यूबेट कर सकते हैं। इंट्यूबेट करने से पहले भी अपन लोग क्या कर सकते हैं? कुछ सेडेशन यूज करते हैं। और जब ये कट लगाते हैं यहाँ पर एब्डोमेन में, अलग अलग सिजेरियन सेक्शन के टाइप होते हैं, एलएससीएस, यूएससीएस, इन्वर्टेड टी, वो हम अलग अलग पढ़ेंगे। अभी इतना ही पढ़ रहे हैं कि सिजेरियन सेक्शन बस, अलग अलग टाइप अलग पढ़ेंगे जैसे आगे एब्नॉर्मल में। तो उससे पहले पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए अपन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक कर देते हैं। शॉर्ट एक्टिंग भी होता है, लॉन्ग एक्टिंग भी होता है, ठीक है। और जब हम लोग पेशेंट को सब कुछ दे दिया, सब तैयार है, ऑल टीम तैयार है, यू नो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट तो तैयार है, उसके अकॉर्डिंग सारी टीम तैयार है, सारी पार्ट प्रिपरेशन है, प्री मेडिकेशन दे चुके हैं, स्क्रब हो चुका है, इंस्ट्रूमेंट तैयार है, और सारे इंस्ट्रूमेंट, आर्टिकल्स, टीम आइडेंटिफिकेशन सबका हो गया, जो इमरजेंसी ड्रग्स चाहिए वो सारी बेड साइड सब कुछ ओटी टेबल तैयार है। तो फिर वो डॉक्टर इंसिजन लगाता है। इंसिजन लगाने से लेके बेबी के बाहर निकलने तक का मैक्सिमम टाइम 3 मिनट है। मैक्सिमम बता रहे हैं। अगर यूडी इंटरवल 3 मिनट से ज्यादा है तो बेबी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होकर अवतार पूरा हो सकता है। यूडी इंटरवल, यूडी मतलब, डी मतलब डिलीवरी, यू मतलब यूटेराइन इंसिजन, मतलब एब्डोमेन का तो इंसिजन लगाएंगे, इंसिजन से लेके डिलीवरी तक बेबी के बाहर आने तक का मैक्सिमम टाइम कितना है? 3 मिनट। और एक्सपर्ट सर्जन होते हैं वो तो 80 सेकंड 90 सेकंड में करवा देते हैं। और 90 सेकंड में हमारे एक नाखून से उंगली से नाखून नहीं कटता। अगर आपको बोल दिया 90 सेकंड आपने नाखून काट के दिखा दो, आप नहीं निकाल सकते। और वो बंदा ब्लेड लेके खड़ा है, अभी तक कट नहीं लगा हुआ है, और 90 सेकंड में ये लो अपर आउटर स्किन, मस्कुलर सबमिरोसा, सेरोसा, पता नहीं कौन कौन सी, फिर अंदर जाके पेरिटोनियम, फिर यूट्रस की पेरीमेट्रियम, मायो, एंडो, एमिनोटिक, 1.5 मिनट में बेबी बाहर। सच में 1.5 मिनट में बेबी बाहर होता है। हाँ सच में ये हो रहा है, ऐसे होता है। मैक्सिमम 3 मिनट है, सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। 3 मिनट से ज्यादा इसका मतलब पुअर सर्जन एफिशिएंसी। इसका मतलब आपका स्कोर क्या जाएगा? हो जाएगा। और जब पेशेंट को वापस रिकवरी रूम में लेंगे, जो जो पेशेंट रिकवर करेगा तब हम पेशेंट को वापस एक्टिवेट कर लेंगे। और जनरल एनेस्थीसिया के बाद आने के बाद पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं? लेटरल। लेटरल क्यों देते हैं? क्योंकि उसको एस्पिरेशन करे। हमेशा याद रखना जनरल एनेस्थीसिया के बाद में कौन सी पोजीशन देनी चाहिए? लेटरल्स। पहले प्री मेडिकेशन में जीआईटी सीक्रेशन कम करवाना है, फिर एनेस्थीसिया वाली ड्रग दे देनी है। और मैक्सिमम इंटरवल कितना होना चाहिए? यूडी 3 मिनट होना चाहिए। इतनी बातें याद रखनी। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है जनरल एनेस्थीसिया का? मेंडलसन सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? बस ये 5 क्वेश्चन बनते हैं इनसे। और डीप में एनेस्थीसिया पढ़ना है वो वहां पढ़ोगे जहां आपको सब पढ़ाएंगे, मेरा टॉपिक नहीं है। कौन सी ड्रग होती है, क्या होती है, क्या नहीं होती है, बस। अरे लिखना है अभी बाकी है। तो मैंने ऐसे बताया कि तुम लिखते टाइम तुम्हारा खोपड़ा काम करे। मैं 5 बार बोलूंगा, 5 बार। अभी तो रुको, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, ऐसे कैसे लिख बोल दो। मैं 10 बार बोलता हूँ इंपॉर्टेंट चीज, 10।
और जो पुराने स्टूडेंट्स को बोरिंग भी होता है कि बेवकूफ जीएबीएस की वजह से डिजीज होती है, 5 बार बता दिया, किसी किसी के दिमाग में आई है पक्की, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता इंपॉर्टेंट है। तो लिखो जनरल लिख दिया, हेडिंग लगा ली, अरे हेडिंग लगा ली, अब लिखो देखो एचपी हटा देना, पी गलती से आ गया, H2 ब्लॉकर पीछे तो देखो कहां बेवकूफ, जनरल एनेस्थीसिया है इसमें, क्या क्या है साइन कर दो मेरे, बस हो गया। आप मेरा कहना मान लो, मैं आपको एकदम ब्लैंक चेक दूंगा बिना साइन का, बस ब्लैंक चेक का मतलब मन चाहिए रकम आप कर देना, साइन भी आप कर देना। यार ब्लैंक का मतलब क्या होता है, ब्लैंक का मीनिंग क्या होता है, सब कुछ आपकी मर्जी से कर देना। हाँ ब्लैंक का मतलब ब्लैंक ही है? कहना सब कुछ मानना है, क्या मानते हो, नहीं मानते तुम है? बेवकूफ, मांग के क्या मांगी, क्रेटा की चाबी, जो क्रेटा गाड़ी, मतलब क्या बोलूं, तुम मुझे से बोलो मत, तुम ले जाओ बस। चीजें मैंने बताई सारी इसमें लिख रखी है, समझाने का तरीका अपनी मारवाड़ी लैंग्वेज थी, लिखने का तरीका प्रॉपर ग्रामर के साथ है, ताकि तुम्हें पता चलेगा हाँ मुझे तो इंग्लिश नहीं आती लेकिन नोट्स में तो है कि नहीं, सही है ना मैम? हाँ। अरे लो, क्यों हंस रहे हो अकेले अकेले, तुम्हें शर्म ही नहीं आती है? ऐसे नहीं है, तुम हम सर को भी कुछ बात बता दें। जब कोविड में एआरडीएस होता था ना, तो जो पेशेंट इंट्यूबेटेड होता था उसको तो वो तो अनसेडेड ही रहेगा, सीधी बात है, उसको तो हम कर देते थे प्रोन बिना सोचे समझे ना। लेकिन जो पेशेंट इंट्यूबेटेड नहीं होता था उसको अवेक प्रोनिंग करते थे। अवेक प्रोनिंग का मतलब क्या होता है, जब पेशेंट कॉन्शियस है, जागा हुआ है, तो ही प्रोन सुलाना है। जब पेशेंट नींद में है, थोड़ा बहुत अनकॉन्शियस है, अल्टर सेंसोरियम है, तो उसको प्रोन नहीं सुलाना है। कि भाई अगर इंट्यूबेटेड है तो वो नींद में है, तो क्या है, ट्यूब से जा रही है सांस, उसकी वेंटिलेटेड हो रहा है वो। लेकिन जब पेशेंट कॉन्शियस थोड़ा बहुत अल्टर है, आपने उसको प्रोन दे दिया, मुंह और नाक बंद हो जाएगा, तो सांस कैसे लेगा? तो अवेक प्रोनिंग नॉन इंट्यूबेटेड पेशेंट में होता था एआरडीएस में। एक छोटा बच्चा है 2 से 4 महीने का है, उसको हमने अगर बाई चांस प्रोन सुला दिया तो उससे क्या हो सकता है, बस ध्यान रखना 2 से 4 महीने का। 4 महीने के बाद में कम होता है, 2 महीने से पहले भी चांस कम है। 2 से मतलब इन्फेंट, पहले तो याद रखना कि एसआईडीएस किस में होता है, इन्फेंट में। और अगर क्वेश्चन आ जाए इन्फेंट में भी मोस्ट कॉमन कौन सी एज में, 2 से 4 महीने, क्योंकि 4 महीने के बाद में आप अगर उल्टा सुला भी दोगे तो बच्चे का माइलस्टोन ये कहता है कि वो जो इसको दिक्कत होगी वो जोर से झटका मारेगा और सीधा हो जाएगा। और 2 महीने से छोटा बच्चा अपने आप सुपाइन से प्रोन जा नहीं सकता। तो अगर 2 से 4 महीने के बच्चे को आपने लेटर भी सुलाया तो लेटर से प्रोन तो जा सकता है, लेकिन प्रोन से वापस सीधा नहीं हो सकता। 2 से 4 महीने का बच्चा लेटर से प्रोन तो जा सकता है, प्रोन से सीधा नहीं हो सकता। और अगर उसकी मदर किचन में कहीं काम में या फोन में इंस्टाग्राम में या कहीं बिजी है तो थोड़ी देर में बच्चे की डेथ हो जाएगी, उसको बोलते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। 2 से 4 महीने के बच्चे को सिर्फ सुपाइन सुलाना है, अच्छे से अंडर ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना है, बस काम की बात। तो नाक और मुंह बंद हो जाएगा, सांस नहीं आएगा, टिंग टिंग म्यूकस आएगा और ब्लॉक कर देगा एयरवे को और बच्चे की डेथ हो जाएगी। उसको बोलते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, 2 से 4 महीने की एज। तुम पंखा भी चलाते हो, पीछे घर भी ज्यादा है। नवंबर जा रहा है बेवकूफों, हमारे इधर राजस्थान में एक फिक्स कहावत है, दीपावली आ गई पंखा कूलर बंद अंदर सोना शुरू, होली आ गई पंखा कूलर चालू बाहर सोना शुरू। हाँ फिक्स है, ऐसा ऐसा ही है, ऐसे ही ना। बाकी हमें महीने महीने याद नहीं रहते। दीपावली के बाद सब कुछ अंदर, होली के बाद बाहर। सही में, हाँ ऐसे ही है। तो क्यों बाहर, वंस मोर क्या होता है, वंस मोर क्या होता है? नहीं ये सिटी में तो फिर भी है ना, कूलर पंखा एसी वैसी भी होती है, ऐसे डक्ट वक्त भी होता है। जो गांव होते हैं ना खेत, आपको पता है गांव और खेत के बारे में जानते हो? जब भी हम लोग गांव जाते हैं ना, तो चाहे कितनी भी गर्मी हो,
भयंकर मई जून का महीना हो, पंखा चालू नहीं करना पड़ता, रात दिन में तो करना ही पड़ेगा, अच्छा धूप पड़ रही है रात में ऊपर छत पे सो जाओ, कुछ भी चालू नहीं करना पड़ता, ठंडी हवा आती मस्त मई में भी, वो अलग ही रहता है। यहाँ एक सिटी में होता है ये डक्ट, मेरा नाम अभी पता चला, डक्ट बोलते इसको, सच में मुझे पता ही नहीं डक्ट क्या होता है। मेरे घर में कूलर तो अभी आया है, तो होते ही नहीं है, सच में कहते नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं ईमानदारी से बातें बता रहा हूँ। जब मेरे जॉब लगी तब मेरे घर में फ्रिज मेरी जॉब लेने के बाद मैं लेके आया, मुझे पता है, सच है। कल कपड़े प्रेस करने वाली प्रेस मेरी जॉब लेने के बाद आई, आप मानते हो इस चीज को? तुम नहीं मानते रहे, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जब 15 अगस्त और 26 जनवरी होती थी ना, मेरे पास में एक कोई टीचर थे, और टीचर थे तो उनके घर पे सभी सामान, जब मैं 6, 7, 8 में पढ़ता था, हाँ क्लास में बार टॉप आता था, ये बात है, ये चीज फिक्स थी। तो अब क्या करें, 15 अगस्त 26 जनवरी तो क्या करनी पड़ेगी, कपड़ों के प्रेस। तो जब भी मैं प्रेस करवाने उसको आंटी को बोलता था, आंटी मेरे कल 15 अगस्त है, झंडा है, 15 अगस्त झंडा है, 26 जनवरी झंडा ही बोलते हमारे इधर तो फिक्स है। तो वो बोलती कैसे काम करवाती, मेरे ना चक्की पे आटा दे रखा है, लेके आ जा। गोलू के पापा सब्जी लेने गए, वो अभी तक आए नहीं, लेके आ जा। मैं आटा लेके आता, पूरा आटा आटा हो जाता मेरे इधर, सब्जी लेने आता, कुत्ता पीछे भागता, एक बार सब्जी काटने के चक्कर में कुत्ता मेरे यहाँ से काट गया, मेरे प्रेस क्या भाव पड़ी, मैं घर जाके रोया, मैंने कहा 400 रुपए लगते हैं, तुम प्रेस नहीं दिलवाते, अब 14 इंजेक्शन लगेंगे यहाँ। भाई ऐसा सुना था कुत्ता काटने पे 14 इंजेक्शन लगते हैं, ये सच हकीकत है, ऐसे क्या हम था ही नहीं भाई हमारे पास, हम तो अल्ट्रा गरीब थे। अब तो अब तो कोई टेंशन नहीं है सच में। एक बार मेरी पर्सनल कहानी पर चैनल बताओ, तुम हंसोगे, तुम हंसोगे, तुम हंसोगे बहुत। ये देखो नहीं बता तुम, चुप चुप चुप, ऐसे कौन करता है, तुम हंसोगे बहुत ज्यादा। पहले ये लिखो फिर बताता हूँ, देखो एक बात बताऊँ, ये पढ़ते ही देखना पूरा हो जाएगा ये, फिर अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बता दूंगा कहानी। ये हो गया, ये हो गया ना, ये और मैं बताऊंगा ना पक्का, मेरी बेइज्जती करने में मेरे को बहुत आनंद आता है। एनेस्थीसिया मेंटेन विद 50% नाइट्रस ऑक्साइड, 50% ऑक्सीजन एंड हैलोजन के साथ में देते हैं, और रिलैक्सेशन को कंटिन्यू रखने के लिए अपन लोग विंक्रोनियम, मेट्राक्यूरियम, सिसेटाक्यूरियम, सक्सिनिकोलिन वगैरह ये सारी ड्रग देते हैं बस। भाई आपको ऐसा लगता है कि मैं मजाक कर, इसका मतलब आपको लगता है कि आप शायद इतने नहीं होंगे भाई, हमारे पास तो सच झूठ नहीं बोल रहा, सच कह रहा हूँ, तुम जो है गॉसिप फैला तो झूठी, मुझे पता है तुम कह रहे झूठ फेंक रहा है, ए सुन, ए झूठ बोल रहा है, ऐसे कर रहा, पता चल जाता है तुम क्या बोल रहे हो। भाई आपने है क्या सुनो, वो कहानी है, कहानी झूठी होती है ना, रहने दो रे। ऐसे कौन बोलता है, तुम ये लिखोगे तो सुना होगा ना, कॉम्प्लिकेशन बाकी है, हर एक इवेंट का कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, तो ये भी इसका भी कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। अब जब वापस आओगे ना ब्रेक से, हम पढ़ेंगे प्यूरियम, कौन सा प्यूरियम, ठीक है, लिखो कॉम्प्लिकेशन, हाँ क्या सर, ये लिखोगे अब, नहीं जा रहा मैं पीछे, दुनिया चले पिछाड़ी, मैं चलूँ गाड़ी, कहाँ पास बाकी चल लिए, तुम क्या कर रहे थे, गुस्सा आ रहा है, अरे गुस्सा आ रहा है, मैं गुस्सा मत किया, मेरी बातों का अगर बुरा लगेगा ना, तो तुम्हारा हीमोग्लोबिन -8 आ जाएगा, बता रहा हूँ, सच में मैं दिल से आपके किसी के बारे में से बुरा नहीं सोचता, मजाक करता हूँ 2 मिनट, उसमें तुम बुरा लगा के मुंह चढ़ा के बैठ जाओ, हो गया, हेलो, कॉम्प्लिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, एस्पिरेशन होता है, देखो आप बोल रहे हो सर ये लिखाओ, ये कौन सा सिंड्रोम, तो हम एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू ट्रेकिया, और ये जानलेवा है भाई, एस्पिरेशन होना अच्छी बात है क्या, मतलब ऑलमोस्ट गया, इसीलिए जनरल एनेस्थीसिया के बाद में साइड लिंक पोजीशन देते हैं, ये मैंने नहीं लिखा है तो याद रहे, छत पे लिख देना, साइड लिंक पोजीशन जनरल एनेस्थीसिया से पेशेंट जब तक वापस कॉन्शियस नहीं हो जाता, रिकवरी रूम में जो भी पोजीशन होती है साइड लिंक होती है, और साइड लिंक ऑप्शन में नहीं होता तो रिकवरी पोजीशन होती है एक, नाम सुना रिकवरी पोजीशन क्या होती है, रिकवरी पोजीशन क्या होती है,
इमेज आया था नॉरसेट 5 में, क्वेश्चन आया था नॉरसेट 6 में नहीं 5 में पोजीशन आई थी एक, बोले ये कौन सी पोजीशन है, इसको बोलते रिकवरी पोजीशन। तुम्हें क्वेश्चन याद नहीं है। मैं पेपर देने के लिए 10,000 रुपए खर्च करता हूं तुम लोगों के लिए, मेरे को कोई शौक थोड़ी आता, मैं क्वेश्चन अटेंड नहीं करता एक भी, और इस बार तो मेंस नहीं दिया तुम लोगों के लिए। बेवकूफ ने किसी ने बोल दिया कि प्री दे रहे हो फिर मेंस ऐसे पेपर खराब करोगे। मैं प्री में 15 क्वेश्चन करके आया, तो मेंस हुआ नहीं मेरा। मैं देता तो आपको फायदा होता, लेकिन किसी ने ये बोल दिया कि प्री दोगे तो एक जना सेलेक्ट हो जाएगा ना आपकी जगह, अगर आप प्री क्वालीफाई नहीं करोगे तो। मैंने कहा मैं तो 40-50 करके आऊंगा, फिर भी मैंने छोड़ा तो प्री दिया, मेंस नहीं दिया इस बार। नेगेटिविटी बहुत बोलते हैं लोग, मैं तो पेपर नहीं करता, फिर भी पेपर देने गया नहीं, गालियां सुनी नहीं। ऐसे नहीं सोचते बेवकूफ, तुम लोगों के लिए दे रहा हूं ताकि क्वेश्चन बता सकूं आपको कैसे आ रहा है। मैं कभी क्वेश्चन पेपर नहीं करता, कभी जो पढ़ाने के बाद कभी भी अटेंड नहीं किया, कभी सिर्फ देख लेते हैं, पास आउट करना पड़ता है, वरना सबमिट नहीं होता, ये करना नहीं पड़ता। हो गया। अब हेडिंग लगाओ परप्यूरियम। ए हो, कहानी खत्म। परप्यूरियम का मीनिंग क्या होता है बता दो, क्या होता? परप्यूरियम का मीनिंग क्या होता है? मैम आप बताओगे? इट इज द पीरियड आफ्टर डिलीवरी, 6 वीक्स का होता है। परप्यूरियम कब से स्टार्ट होता है? डिलीवरी का मतलब क्या? आफ्टर बेबी एक्सप्लोजन, या अगर डेफिनेशन आ जाए स्टैंडर्ड, आफ्टर प्लेसेंटल एक्सप्लोजन या आफ्टर फीटस एक्सप्लोजन, स्टार्ट कहां से होता है? ठीक है, कितने वीक का हुआ? 6 वीक का हुआ। परप्यूरियम में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? क्या क्या मतलब क्या होता है परप्यूरियम में? वेजिनल डिस्चार्ज होता है, कितने दिन तक होता है? कितने दिन तक होता है? फर्स्ट फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है? 2 वीक। फोर्टनाइट का मतलब आधा महीना, आधा महीना मतलब 2 वीक। फोर्टनाइट का मतलब पखवाड़ा, हिंदी में बोलते हैं उसको पखवाड़ा, मतलब 14 दिन। फर्स्ट फोर्टनाइट में क्या होते हैं? लोकिया। लोकिया की सीक्वेंस बताओ देखे। RSA, रुब्रा, सिरोसा, एल्बा। रुब्रा, सिरोसा और एल्बा। रुब्रा कैसे कलर का होता है? रेड। सिरोसा पिंक, या बोल दो पिंक पेल ब्राउन है ना, और एल्बा व्हाइटिश। अगर किसी फीमेल में बहुत ज्यादा वैजिनल लोकियल डिस्चार्ज है विद फाउल स्मेलिंग है, क्या इंडिकेट करता है? इन्फेक्शंस। क्या इंडिकेट करता है? और अगर बाई चांस लोकियल डिस्चार्ज है उसके साथ में क्लॉट है, ओल्ड क्लॉट, क्या इंडिकेट करता है? रिटेन्ड पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, रिटेन्ड पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। ठीक बात है। ये तो पहले 5-6 दिन तक 250 ml तक आता है लोकिया ना, पहले 5 to 6 डे तक कितना होता है? 250 ml तक होता है। इसकी स्मेल होती है फीसी ऑर्डर स्मेल। कैसी होती है? फीसी ऑर्डर स्मेल होती है। अब प्यूरियम में कुछ खास बातें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन, एक तो लोकिया का आता है, एक यूट्रस की साइज कितनी कितनी कम होती है उसका आता है 2, तीसरा ब्रेस्ट फीडिंग्स की वजह से क्या बेनिफिट होता है मदर को और क्या बेबी को, 3 परप्यूरियम पीरियड में और क्या हो सकता है? आईकेएमसी इंपॉर्टेंट है, 4 ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट क्या है, 5 और सबसे इंपॉर्टेंट द फिजियोलॉजी ऑफ द लैक्टेशंस। 6 पॉइंट परप्यूरियम में क्वेश्चन आते हैं, और 6 के 6 गोल्डन पॉइंट है। एक ब्रेस्ट फीडिंग में से, एक फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन में से, एक लोकिया में से, एक ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से कैसे प्रेगनेंसी नहीं होती इसका मैकेनिज्म क्या है उसमें से, एक ओवरऑल चेंजेस यूट्रस की साइज कैसे कैसे कम होती है, कितनी कितनी कम होती है, कितने दिन में वापस नॉर्मल हो जाता है, क्या हो जाता है। ये 6 क्वेश्चन बनते हैं इनमें से। आप अभी वापस आओगे, हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।